लेक्चर 7। अच्छा भाई, ये हमारा एक पॉइंट है तीसरा, इसको फिर मैं आपको बाद में करवाता हूँ। पहले टाइम पे आया करें। पहले ज़रा तीसरे के लिए मैंने आपको कहा था क्वेश्चन 7 और 7A रिवाइज करके आना है। कितना लोगों ने किया था रिवाइज? ओके। अच्छा भाई, अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें जी। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल। भाई कल से 8:40 पे दरवाजा याद से बंद कर देना, फिर यही हल है इन लोगों का, और कोई हल नहीं। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स फॉर इंक्लूजन इन ZL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इंटेंजिबल एसेट्स। तो 8:40 टाइम है क्लास का भाई, उधर उधर हो जाओ। तो 31 दिसंबर 2018 का इंटेंजिबल्स का नोट बनाना है। अच्छा, बीच में अगर कोई टेंजिबल आइटम आ जाए तो उसको भी एहतियातन उसका भी नोट बना दें एक? नहीं जरूर, बिल्कुल नहीं। सिर्फ किसका नोट बनाना है? इंटेंजिबल्स का। और किस साल का? 31 दिसंबर 2018 का। एक हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, दूसरी हमारी वेबसाइट थी, और तीसरा हमारा लाइसेंस है। तो मैंने आप हजरात के आने से पहले ये नोट कर दिया हुआ है, लेकिन ये नोट करने का मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, इस वजह से कि ये तो अपने होमवर्क में करना था। तो आपके आने से पहले मैंने ये नोट कर दिया हुआ है, तो आप हजरात ने सिर्फ अपने होमवर्क से चेक कर लेने कि आपने कोई गलती तो नहीं की। इसको नोट करने का टाइम नहीं मैं दूंगा। जिंक लिमिटेड नोट टू दी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 R&D प्रोजेक्ट, वेबसाइट और लाइसेंस। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, डिस्पोजल तो कोई थी नहीं सवाल में। ओपनिंग, एडिशन और क्लोजिंग। ओपनिंग, अमोर्टाइजेशन और क्लोजिंग। ओके, चलें जी, पॉइंट 1 से शुरू करें। अच्छा भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकट्ठी हुई थी, तो इस 90 को हमने कैपिटलाइज किया था, और इस 90 के साथ ये 10 तो एक्सपेंस में जाना था, लेकिन इस 48 को तोड़ा था, और 48 डिवाइडेड बाय 8 इंटू, तो ये वाला 36 कैपिटलाइज होना है, और ये वाला 90 कैपिटलाइज होना है। तो 90 प्लस 36 126। तो ओपनिंग तो कुछ था नहीं, 126 ये एडिशन आ गई। अब इसकी मुझे क्या चाहिए? अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन बता दें जी, कहाँ निकाली थी? कोई निकाली थी? नहीं निकाली थी। अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन 31 अगस्त को मुकम्मल हो गया है, और इट इज एक्सपेक्टेड कि 10 साल चलेगा। तो अगस्त को इग्नोर करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? 4 महीने। कॉस्ट बोलें 126, मिसाल के तौर पे नंबर 1 वर्किंग डिवाइडेड बाय, लेकिन आपने तो इसकी भी वर्किंग करनी है ना, 126 कैसे निकला है, एग्जामिनर को ये भी शो करना है। भाई आगे आके बैठो इस रो में, मुझे पता चल गया है इसलिए कह रहा हूँ, आगे आओ। 126 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4/12 जी, 4.2। ये अमोर्टाइजेशन आ गया। चलो ले आओ भाई, नोट करने का टाइम नहीं देना, इन्होंने घर में किया हुआ है। सब गलती हुई तो सही कर रहे होंगे। एंड पे मैं पॉज कर दूंगा, अगर आपने तस्वीर खींचनी है, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, पॉइंट 2, वेबसाइट कॉस्ट। वेबसाइट कॉस्ट में मुझे बता दें कैपिटलाइज कितना करना था, ये मैंने टोटल करके रखा हुआ है 21। और क्योंकि वेबसाइट मुकम्मल हुई है कब, इसलिए उसने लाइफ नहीं दी हमारे साल के एंड पे, तो इसलिए उसने लाइफ नहीं दी। तो सेकंड रो में जगह बना दें, बैग आगे रखते हैं। ओके जी, बताएं। 20। ओके, नाउ कम एट लास्ट, आखिरी पॉइंट, पॉइंट 3, जिसका इंतजार कर रहे हैं आप। ओके बड़ी अटेंटिवली ये पॉइंट आपने समझना है।
ये मैं पहली लाइन जरा काट रहा हूं और आखिरी लाइन भी काट रहा हूं। ZL had obtained this license for indefinite period। कितने अरसे के लिए हमने ये लाइसेंस लिया जी? इंडेफिनिट पीरियड के लिए। ऑन 1 जनवरी 2012। किस दिन लिया था? 1 जनवरी 2012 को। ये हमारा साल कौन सा है? ZL had obtained this license for indefinite period on 1 जनवरी 2012 by paying rupees 150 million subject to रिन्यूअल फीस ऑफ 0.3 एट एवरी। हर 5 साल बाद इसे कितने में रिन्यू करवा लिया करेंगे जी? बताएं। 150 के मुकाबले में 0.3 मिनिमल ना होने के बराबर, बहुत सस्ती। अप टू लास्ट ईयर, पिछले साल तक भी दिस लाइसेंस वाज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू, पिछले साल तक यानी 2017 तक भी, हम तो 18 में खड़े हैं ना, 2017 तक भी लाइसेंस वाज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फॉर इनडेफिनेट पीरियड। ये हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इनडेफिनेट पीरियड तक हमें कैश जनरेट करके देता रहेगा। ये जो इनडेफिनेट पीरियड तक कैश जनरेट करके देता रहेगा, इस लाइन का क्या मतलब है? ये यूजफुल लाइफ बताना चाह रहे हैं या लीगल लाइफ बताना चाह रहे हैं? इनडेफिनेट पीरियड तक कैश जनरेट करके देता रहेगा, हमारा हमें यही लग रहा है। ये यूजफुल लाइफ है या लीगल लाइफ बता रहा है? यूजफुल लाइफ बता रहा है। दोबारा पढ़ें। द लाइसेंस वाज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट फॉर, और हमने लिया भी इंडेफिनेट पीरियड के लिए है। बॉट लाइसेंस फॉर इंडेफिनेट, लिया भी इंडेफिनेट पीरियड के लिए है, और फायदा भी कितना अरसा देता रहेगा? कई दफा ऐसा होता है कि ले लेते हैं इंडेफिनेट लाइफ के लिए मजबूरन किसी वजह से, लेकिन फिर वो फायदा नहीं देता। लेकिन ये फायदा भी कितने अरसे के लिए देता रहेगा? इंडेफिनेट पीरियड के लिए। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि इसकी एक तो होगी ना लीगल लाइफ, एक है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कितनी है जी? इंडेफिनिट। यूजफुल लाइफ इज इंडेफिनिट। दिस लाइसेंस वाज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट फॉर इंडेफिनिट पीरियड। अच्छा, लीगल लाइफ इसकी कितनी है जी? ZL had obtained this, पता नहीं 4 क्यों बोल रहा है, इसने कौन सी लाइन पढ़ी है पता नहीं। प्लीज 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 मुझे लीगल लाइफ बता लेने दें, खुदा के लिए। इतने बड़े बड़े ब्लंडर मार रहे हैं आप लोग। ZL had 5 year लीगल लाइफ, तो मैं यही कह सकता हूं। ZL had obtained this license for indefinite period on 1 जनवरी 12 by paying rupees subject to renewal fee of 0.3 at every 5 years। ये सवाल किसी सवाल में ये लाइन नहीं लिखी होती थी कि रिन्यूअल हर साल होनी है। इसमें लिखा हुआ है रिन्यूअल हर साल होनी है। एवरी, हर 5 साल के बाद आप क्या करवा लेंगे? रिन्यूअल। और हर 5 साल के बाद रिन्यूअल होनी कितने की है? 0.3 मुआहदे में लिखा हुआ है। अब आप मुझे बता दें, जितनी भी रिन्यूअल मर्जी करवा लें, रिन्यूअल 150 के मुकाबले में क्या रहेगी? मिनिमल। अब मुझे बताएं, जब रिन्यूअल सस्ती हो तो वो रिन्यूअल डाली जाती है लाइफ में, लीगल में, या नहीं डाली जाती? अच्छा मुझे बताएं, 150 मिलियन जो आपने पे किया, वो कितने साल के लिए पे किया? 2012, 13, 14, 15, 16। 12, 13, 14, 15, 16, उसके लिए आपने कितना पे किया? 150 मिलियन। अच्छा, ये पहले 5 साल हो गए। अगले वाले 5 साल डालूं लीगल लाइफ में? क्यों डालूं रिन्यूअल वाले? मिनिमल है। अच्छा, ये अगले 5 साल डालूं या एवरी लिखा हुआ है? उससे अगले 5 साल भी डालूं क्योंकि वो भी सस्ता होगा, उससे अगले 5 साल भी डालूं, और ये तो ना खत्म होने वाली स्टोरी होगी। तो हजरात प्लीज ऐसी बातें ना किया करें, ये इसकी इनडेफिनेट लाइफ है इसकी, और खरीदा किस साल है? अब ये इस रो में एक ही दफा जगह बना दें, एंड पे चले नहीं, इस रो में रहने दें, लास्ट रो में। जल्दी जरा, जल्दी जल्दी, टाइम पे आया करें। पिछली रो में बैठे। ओके, अब आप हजरात मुझे बता दें, खरीदा कब था? 1 जनवरी 2012 को। तो ये एक मैं डायग्राम आपके लिए घर से बना के लाया हूं। 1 जनवरी 2012 को खरीदा हमने।
तो मोहतरम अगर यकम जनवरी 2012 को खरीदा तो इस 5 साल के लिए 12, 13, 14, 15, 16 कितने पैसे पे किए? 150 मिलियन। एवरी 5 years 0.3, एवरी 5 years 0.3, फिर एवरी आगे फिर और सो ऑन, ये कहानी चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। एवरी 5 years कितना जी? 0.3। तो ये एक इमेज आपके जहन में जरूर होना चाहिए कि एवरी 5 years का क्या मतलब है। कहते हैं आई हैव बॉट इट फॉर इंडेफिनिट पीरियड, फॉर फर्स्ट 5 year मैंने 150 मिलियन पे किए, रिन्यूएबल आफ्टर एवरी 5 year, हर 5 साल के। प्रैक्टिकली हुआ क्या होगा? 150 मिलियन आपने यकम जनवरी 12 को पे कर दिए होंगे, 0.3 मिलियन आप किस दिन पे करेंगे? यकम जनवरी 17 को। और यकम जनवरी 22 को कितने पे करेंगे? यकम जनवरी 22 को 0.3, और आप पे करते रहेंगे। अच्छा, किसी को याद आ रहा है कि इसमें तरीका क्या बताया था कि इसको 0.3 की क्या एंट्री करनी है? यकम जनवरी 17 की एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। क्लियर? ओके। हैविंग सेड दिस, ये मैंने आपको क्या दिखाने की कोशिश की है? ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ की बात नहीं करा। ये क्या दिखाने की कोशिश की है? तो बता दें यार, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई इतनी लंबी, इस बुनियाद पे लीगल लाइफ का क्या डिसीजन है हमारा? इनडेफिनिट, क्योंकि रिन्यूअल एवरी है, एक रिन्यूअल नहीं है, एवरी। तो एवरी ये रिन्यू होगा, इस वजह से लीगल लाइफ भी बोलें क्या है और यूजफुल लाइफ भी इनडेफिनिट। ये डिस्कशन तो सारी हो गई किस पैरे की? सेकंड लास्ट पैरे की। ये आखिरी लाइन भी एक लिखी हुई ना, समझ लें, ये सेकंड लास्ट पैरा की आपसे मैंने डिस्कशन कर ली। अब कहानी ने ट्विस्ट कहां से खाया वो आप हजरात को शायद समझ आ गया हो घर में, वो जरा देखते हैं कहानी ने ट्विस्ट कैसे खाया। तो ड्यूरिंग 18 6 साल गुजर चुके हुए हैं, हमारा साल भी 18 है, 6 साल गुजर चुके हुए हैं। ड्यूरिंग 18 में क्या हुआ जी? द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंटीमेटेड, हो सकता है कोई नई गवर्नमेंट आ गई हो, उन्होंने इंटीमेट किया हो, बताया हो, इंटीमेट होता है बताना। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंटीमेटेड दैट ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ऑफ वन ऑफ जेडल्स चैनल्स, तुम्हारे एक चैनल का, और ये वही चैनल का लाइसेंस है क्योंकि दिस का लफ्ज आगे लिखा हुआ है। तो वन ऑफ जेडल्स चैनल्स, तुम्हारा एक चैनल है, उसका जो लाइसेंस है विल नॉट बी फर्दर रिन्यूड, ये फर्दर रिन्यू नहीं हो सकेगा। आपको जब बताया लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ये फर्दर रिन्यू नहीं हो सकेगा, तो ड्यूरिंग 18 बताया। ड्यूरिंग 18 को हम 18 का स्टार्ट ही लेते हैं आमतौर पे, अगर सवाल खामोश हो 18 का स्टार्ट ही लेते हैं। तो हम यहां खड़े होके इधर एग्जैक्ट खड़े होके जब हम पीछे देखेंगे तो 1 साल तो हो चुका है रिन्यू कराए हुए, फर्दर रिन्यूअल नहीं होनी। और सवाल में एक लाइन ये भी लिखी हुई थी कि 17 तक हमें यही लग रहा था इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, सवाल में एक लाइन ये भी लिखी हुई थी, और वो बात तो नेचुरल सी है क्योंकि 18 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कुछ बम फाड़ा है ना। अप टू 17 दिस लाइसेंस वाज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट फॉर 17 तक तो लग रहा था ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए होगा, लेकिन अब क्या पता चल गया? ड्यूरिंग 18 पता चला कि ये रिन्यू नहीं होगा। अब आप बता दें, जब ये पता चला कि रिन्यू नहीं होगा, अब बता दें इसकी लीगल लाइफ रिमेनिंग कितनी रह गई? रिमेनिंग कितनी रह गई? 4 years। कैसे? 2018, 19, 20 और 21। असल में पेपर में तो जबानी सोचना था ना ऐसे कि 12 में खरीदे तो 12, 13, 14, 15, 16 तक पहले 5 साल पूरे हो गए होंगे, फिर आगे 17, 18, 19, 20, 21 अगले 5 साल पूरे होंगे। 17 तक हम यही समझ रहे थे इंडेफिनिट पीरियड है, 18 से कुछ और हुआ। अच्छा, फिलहाल आप सारी बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं कि अगर मैं 18 की बात ना करूं तो यहां तक क्या एंट्रीज हुई हैं ये जरा मुझे बता दें। 2012 के अंदर 150 की क्या एंट्री हुई होगी? 2012 में 150 की, बोलें जी क्या एंट्री हुई होगी? इंटेंजिबल डेबिट कितने से?
इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 150 से। 2013 के अंदर जो है वो क्या एंट्री, 2012 में अमोर्टाइजेशन की एंट्री क्या हुई होगी मेरे भाई? लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने तो बम्ब 2018 में फाड़ा है, 2012 में तो कोई ऐसी सिनेरियो ही नहीं था। तो 2012 के अंदर जब मैं खड़ा था तो उस वक्त तो ये सिनेरियो था। इन दोनों में से शॉर्टर क्या है? 12 में भी मैं यही समझ रहा था, 13 में भी यही समझ रहा था, 14 में भी, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी मैं यही समझ रहा था कि मेरी ये दोनों लाइफ्स क्या हैं? इनडेफिनेट हैं। जब ये मेरी दोनों लाइफ्स इनडेफिनेट है तो मैं अमोर्टाइज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? तो ये लैंड की तरह की चीज थी मेरी नजर में, तो क्योंकि इसको मैंने अमोर्टाइज नहीं करना था। 12 में क्या एंट्री हुई होगी? कैश क्रेडिट, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 150 मिलियन से। 12 में अमोर्टाइजेशन की कोई एंट्री, 13 में कोई एंट्री नहीं हुई होगी क्योंकि अमोर्टाइज ही नहीं करना ना, अमोर्टाइजेशन की तो एंट्री हर साल होती है, अमोर्टाइज ही नहीं करना। 14 में कोई जर्नल एंट्री नहीं की होगी। 17 में एंट्री की होगी एक्सपेंस डेबिट, वो जो ना होने के बराबर एक कॉस्ट है, आपने वो 0.3 की जो एंटर की थी उसकी एंट्री की होगी। 17 में कर दी होगी और ये कोई गलती नहीं है। 18 में मुझे बताएं, जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बम फाड़ा तो 18 में मुझे बताएं मेरी बुक्स में इसकी क्या अमाउंट आ रही होगी? बुक्स में अमाउंट 150.3 नहीं आ रही होगी, बुक्स से मुराद है बैलेंस शीट कैरिंग अमाउंट। तो 2018 में मुझे बताएं मेरी बुक्स में इसकी कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में कितनी पड़ी होगी? इस 150 को कितने सालों में मजबूरन मैंने खत्म करना है? 4 सालों में। इसलिए सॉल्यूशन में 150 को किससे डिवाइड किया गया? 4 से किया गया। और ओपनिंग कॉस्ट में क्या लूंगा इधर, 150 या 150.3? वो जनरल एंट्रीज देखें तो ओपनिंग कॉस्ट क्या लूंगा? 150। और एडिशन तो इस साल हुई कोई नहीं, सिर्फ अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी पड़ेगी। तो यहां पे खड़े होकर अगर मैं नजर मारूं तो ब्रॉड डाउन में आ रहा होगा 150। लाओ इधर, ओपनिंग कॉस्ट 150 और एडिशन 0। ये पहली बात हो गई क्योंकि 31/12/17 के टी काउंट का कैरी डाउन होगा 150, जो यकम जनवरी 18 का ब्रॉड डाउन बनेगा। ऐसा ही है, और आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, ये यकम जनवरी 18 है ना, और ये क्लोजिंग का क्या मतलब होता है बोले? 31/12/18। क्लियर? कब बम फड़ा लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने? रिन्यूअल के दूसरे साल या रिन्यूअल के पहले साल? तो 5 साल पे आप करूं या 4 साल पे कर दूं? उन्होंने कहा फर्दर रिन्यू नहीं हो सकेगा। तो फर्दर रिन्यू हमने कराने इस दिन जाना था ना, तो आज के बाद फर्दर रिन्यू नहीं हो सकेगा। इसका मतलब है आप मुझे मजबूरन ये अमाउंट को कितने सालों पे अमोर्टाइज करना पड़ेगा? 4 सालों पे। जी कॉस्ट बोले, रिमेनिंग लाइफ 4। अब अगर आप कहें कि अब क्या सिनेरियो है 18 में खड़े होके, तो 18 में खड़े होके लीगल लाइफ रिमेनिंग इनडेफिनेट की बजाय 4 हो गई है। हमारी इंटेंशन तो शायद हमेशा के लिए ही थी, लेकिन अब उसका क्या करना, शॉर्टर आ जाएगा फिर, तो 4 विल बी लीगल लाइफ नाउ। तो गलती से 5 नहीं लेनी थी। बच्चे यही सवाल में पूछते रहते हैं कि 5 साल पे क्यों नहीं किया अमोर्टाइज। वही पिछला साल गुजर चुके हैं ना, 18 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोई गेम डाली है। जी क्या आ गया? 37.5। चलें नोट कर लें। यहां तक सोल्यूशन आपने किया होगा, अपने सोल्यूशन को अमेंड कर लें जो होमवर्क किया हुआ है आपने। हाँ, किसी ने ये एंट्रीज नोट करनी है 12 से लेके 2021 तक या 12 से लेके 2017 तक, वो इधर लाके नोट कर लें, वो आपकी मर्जी है कि 12 में क्या एंट्री होगी। मैं 15-20 सेकंड आपको दे रहा हूं। अगर 12 से लेके 2017 तक आपने एंट्रीज करनी है तो वो आप कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अब ये कोई रिन्यूअल वगैरह नहीं होगी,
ये तो हमारा इनिशियल प्लान था कि रिन्यूअल हुआ करेगी, लेकिन अब नहीं हुआ करेगी ये रिन्यूअल। ओके चलें जी, आखिरी लाइन पढ़ें। अच्छा, एक दफा ना इंग्लिश जरा दोबारा पढ़ लें सवाल की, ये बड़ा जरूरी होता है, साथ साथ पढ़िएगा शौक से। ड्यूरिंग 2018 हमारे साल में पता चला, तो इसको ना हम पेपर में लिया करेंगे, लिखें ऑन यकम जनवरी 18। फिर क्या करें, अमोर्टाइजेशन भी तो करनी है ना, चार्ज। ऑन यकम जनवरी 18 लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बताया कि एक लाइसेंस हमारा फर्दर रिन्यू नहीं होगा। अब हम एकदम परेशान है, यार ये लाइसेंस कहाँ से आ गया, कौन क्या रिन्यू नहीं होगा, क्या चक्कर चल रहा है। पहली लाइन से तो कुछ पता नहीं चला, नीचे गए तो कहानी समझने की कोशिश की, ये हो क्या रहा है। तो उसने कहा था लाइसेंस एक इंडेफिनेट पीरियड के लिए हमने लिया है 150 रुपया दे के, और इसकी रिन्यूअल होनी है 0.3 मिलियन पे। पिछले साल तक हम समझ रहे थे कि ये इंडेफिनेट पीरियड में ही रहेगा, लेकिन अब ऑब्वियसली हम खड़े हैं 18 में, तो 17 का साल तो 1 साल रिन्यूअल यूज हो चुके हैं, तो रिन्यूअल पीछे 4 साल रहेगी है। ऑन 31 दिसंबर 18 द रिकवरेबल अमाउंट, हमने जैसे ही रिकवरेबल अमाउंट पढ़ा ना तो हमने लिखा बीवी कहाँ है, तो जाहिर बात है रिकवरेबल अमाउंट से तो तभी कंपेयर होगा जब बीवी मिलेगी। तो पहले बीवी ढूंढते हैं, फिर उसके बाद किससे कंपेयर करेंगे जी, रिकवरेबल अमाउंट से। ओके, इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन उसने कोई नहीं दी, बिल्कुल भाई की बात ठीक है, लेकिन जब उसने रिकवरेबल अमाउंट दे दिए तो आप इस टेस्ट से गुजारें उसको, यानी उसने खुद टेस्ट से गुजारा है, कोई ना कोई इंडिकेशन होगी तो उसने रिकवरेबल अमाउंट निकाली है ना, वरना क्यों वो निकालता जी। हाँ, वो और एक और बात की थी कल पॉइंट 1 में, वो ये थी कि उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसको फेयर वैल्यू में नहीं लेके जाना। रिकवरेबल अमाउंट उसने इसीलिए दिए, कोई इंडिकेशन आई होगी तो उसने आपको डाटा दिया है। इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है जी। सबसे पहले क्या चाहिए, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए, 31/12/18 की। 31/12/18 की बुक वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, इधर देखें, 31/12/18 की कॉस्ट 150, 31/12/18 की अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन, मैं ये वाला 37.5 उठा रहा हूं या क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन विल गिव यू क्लोजिंग बीवी जी। कॉस्ट 1 माइनस 37.5 जी, 11 2.5। अच्छा जी, रिकवरेबल अमाउंट, इधर लेस से ऐड का साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट 105। ओके जी, आप बताएं लिखना है या जीरो लिखें, बुक वैल्यू कितनी है एसेट की, और इसमें मैक्सिमम वर्थ कितनी रह गई है, तो क्या हमारा एसेट डिक्रीज कर गया, कितने से, 7.5। इंपॉर्टेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस 7.5। अच्छा, अब इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जरा गौर से देखिएगा। एक तो ये ऑप्शन है कि यहां पे आप लिख दें अकम्युलेटेड इम्पेयरमेंट, फिर आपको यहां ना एक लाइन डालनी पड़ेगी अमोर्टाइजेशन के नीचे इम्पेयरमेंट, और वो तो आपको 150 माइनस 37.5 वैसे ही पता चल गया था, तो इधर फिर आपको लिखना पड़ेगा 7.5। तो ये भी एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल कोई मसला नहीं इसमें, लेकिन हम इसको सेपरेटली कर लेते हैं, ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। अकम्युलेटेड इम्पेयरमेंट, ओपनिंग तो कोई सवाल में गिवन नहीं कि पिछले सालों में भी कोई चीज़ इम्पेयर हुई है। इस साल की इम्पेयरमेंट लॉस 7 पॉइंट, यहाँ नेगेटिव में नहीं लिखना, वो जब टोटल करेंगे फिर इसके साथ नेगेटिव लगा देंगे, और बाकी एसेट्स तो इम्पेयर हुए नहीं।
चलें जी, इट्स ओवर। 126, 21, 7 कितना 121.8 105 पे आ गया ना, 105 पे आ गया क्योंकि इम्पेयर हो गया था। चलें जी, और नीचे क्या क्या लिखनी होती है हमने? 3 चीजें, वो खुद ही लिख लीजिएगा। यूजफुल लाइफ। अब इसमें बेशक आप लाइसेंस में 4 लिख दें, रिमेनिंग लाइफ 4 years है, इसमें बेशक 4 लिख दें। अब और क्या हो सकता है आगे? अमोर्टाइजेशन मेथड, क्योंकि अगर आप इधर आप इंडेफिनिट लिखेंगे तो यूजर कहेगा इंडेफिनिट है तो चाचा अमोर्टाइज क्यों कर रहा है। और अमोर्टाइजेशन मेथड और मेजरमेंट मॉडल, वो कॉस्ट मॉडल ही है सबका, क्योंकि किसी की एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं जिसकी हम फेयर वैल्यू निकाल सकें। तो ये 3 चीजें खुद ही आप सोल्यूशन से देख के लिख लीजिएगा। यहाँ तक किसी ने तस्वीर खींचनी है तस्वीर खींच ले, क्योंकि ये आपने घर में किया होगा, उसी को आपने अमेंड करना था, नोट करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। हाँ लिखें 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 लिखें। जितना मैंने होमवर्क में किया था ये सवाल, बिल्कुल आप तो अकाउंटिंग कैफ के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, इंट्रो FR1 पढ़े हुए बच्चे हैं आप लोग। तो ऐसा ना किया करें, कोई लेट आ रहा है, कोई 8:41 पैसे से लोग हैं 8:41 पे आ रहे होते हैं, 42, 43, 45 वालों का तो कहना ही क्या, 8:41 पे आ रहे होते हैं, 8:41 पे। किस पे आ रहे होते हैं? हाथ हाथ करो आगे, 8:41 पे। अजीब लोग हैं। निकालें जी पास पेपर क्वेश्चन 4A। क्या नाम है? पढ़ना शुरू करें। देख रहे होते हैं व्हाइट बोर्ड पे निकलेगा तो मैं पढ़ूंगा। ऑन ले लें भाई, नेक्स्ट चैलेंज आपका। ऑन एकम जनवरी 2012 बेहतरीन फूड लिमिटेड एक्वायर्ड अ मैन्युफैक्चरिंग राइट, बात ही खत्म हो गई। परचेज्ड है, परचेज्ड इंटेंजिबल है। बॉट अ मैन्युफैक्चरिंग राइट ऑफ असॉर्टेड डिफरेंट, असॉर्टेड होता है डिफरेंट, डिफरेंट रेंज ऑफ जूसेस। आप कहें हमें नहीं भी पता चलता, पेपर हो जाता है, आप टेंशन ना लें। ऑफ एन असॉर्टेड रेंज ऑफ जूसेस एंड आइसक्रीम्स, ठंडी ठंडी क्रीमें, from a well-known multinational company for 50 million. So what is the purchase price and what is the name of intangible? मैन्युफैक्चर करने का हक, कोई मैन्युफैक्चर करने का फॉर्मूला टाइप कोई चीज होगी, किसी सफ़े पे लिखा होगा। Following are the relevant clauses of the agreement executed between the two companies. The agreement is valid for and is renewable for another at a ना होने के बराबर। अब आप मुझे बता दें आपको लीगल लाइफ कितनी लग रही है? इज वैलिड फॉर 5 years एंड रिन्यूएबल। रिन्यूअल को बीच में डाल लेंगे। एक दफा रिन्यूअल होनी है या यहाँ बार बार होनी है? एक दफा। नॉर्मली होती भी एक ही दफा रिन्यूअल, वो तो अजीब सा एक सवाल हमने किया था। द मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आर
जिससे हमने राइट खरीदा है, तो उसने कहा ये जो पीस ऑफ पेपर है जिसपे मैन्युफैक्चर करने का तुम्हें एक चीज हक दे रहा हूं, ये तुम पीस ऑफ पेपर किसी को दे नहीं सकते, ना बेच सकते हो किसी को, और ना किसी को आगे किराए पे दे सकते हो कि तुम रख लो और तुम थोड़े अरसे के लिए इसको इस्तेमाल करो। तो ये तुम्हारे पास दोनों राइट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह, लेकिन इसे एक चीज जरा सोचें कि क्या हमारा जो इंटेंजिबल है उसकी रेजिडुअल वैल्यू आ सकती है? रेजिडुअल वैल्यू दो सूरतों में आती थी। नंबर वन, इफ देयर इज अ कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी। तो अब आप मुझे बता दें, कोई वो जो समरी आपसे शेयर की थी एक दफा, इज देयर एनी कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी? अगर थर्ड पार्टी कमिट कर भी नहीं सकती क्योंकि हमें ही राइट नहीं है हम आगे किसी को बेच सकें, और क्या कोई बाजार अवेलेबल है जिसमें ये जाके बेच दिया जाए? बेचा ही नहीं जा सकता तो बाजार तो दूर की बात। तो बता दें क्या किसी भी सूरत के अंदर रेजिडुअल वैल्यू होगी या जीरो होगी? तो ये क्योंकि असल में डिस्कशन काफी लंबी करनी पड़ेगी, 8 नंबर का सवाल है, थ्योरी का सवाल है। अच्छा, और अगली बात बताएं, रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल के एतबार से अगर आपसे बात करूं तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे कभी भी नहीं लेके जा सकते, इसकी एक्टिव मार्केट का कहीं जिक्र नहीं है, और आमतौर पे इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट होती नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता इसकी वजह से होती भी तो हम तो इसको बेच ही नहीं सकते। तो जब बेच ही नहीं सकते तो फिर मार्केट का भी क्या करना? तो किसी भी सूरत में इसको रिवैल्यू नहीं किया जा सकता। अच्छा, टेंजिबल्स ऐसे नहीं होते कि एसी की दुकान वाला के एसी ले जाओ 10 साल तक किसी को नहीं बेचना और बस ये। टेंजिबल्स ऐसी, उनकी नेचर ही नहीं ऐसी होती। इनटेंजिबल्स में ऐसी चीजें होती हैं। आफ्टर इरेक्शन ऑफ इट्स प्लांट, ये प्लांट कहां से आ गया? जाहिर बात है आपने इंटेंजिबल खरीद के रख लिया, उसके बाद आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर प्लांट इस्तेमाल करना है जिससे आपने चीजें बनानी है। आफ्टर इरेक्शन ऑफ प्लांट, जब प्लांट को आपने ऑपरेशनल हालत में ले आए, TFL स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट ऑन यकम जुलाई 12। तो इसने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कब शुरू की? अच्छा, ये कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है कि आप इस एतबार से सोचें कि यार यकम जनवरी 12 को ये हुआ सर और यकम जुलाई 12 को ये हुआ, तो रिसर्च एंड नहीं। इट इज नॉट इंटरनली जनरेटेड, इट इज एक्वायर्ड। अब यहाँ ना एक और कॉन्सेप्ट है जो कि इंट्रो की क्लास में पढ़ाया जाता था, वो जरा आप देखिएगा। ये जो इनटेंजिबल है हमारा, ये अवेलेबल फॉर यूज किस दिन है? यकम जनवरी 12। लेकिन हमने यूज कब स्टार्ट किया? 1 जुलाई 12। इनटेंजिबल तो तैयार था, मैन्युफैक्चरिंग राइट कागज का टुकड़ा तैयार था कि मुझे इस्तेमाल करो, इंटेंजिबल बनाओ, लेकिन हमने कब इस्तेमाल शुरू किया? यकम जुलाई 12 को। अब बता दे जी, ये कोई लेटर शॉर्टर वाला रूल नहीं है, कोई भी यहाँ पे IS 16 वाला रूल ही यहाँ लगेगा। इनटेंजिबल को या टेंजिबल को कब से अमोर्टाइज करते हैं? जब अवेलेबल फॉर यूज हो या जब यूज शुरू करें? जब अवेलेबल फॉर यूज हो। तो इनटेंजिबल तो तैयार है, आपकी सुस्ती है, लेबर नहीं आई या आपने प्लांट लेट इरेक्ट किया, वो आपका अपनी सुस्ती है। इसलिए इसको टिक करें यकम जनवरी 12 को, और अमोर्टाइजेशन के एतबार से ये डिस्कशन लिख लें, इनटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन। नहीं यार, ये इंटेंजिबल तो आगे किसी और इंटेंजिबल के बनाने में हेल्प ही नहीं कर रहा। ये इस इंटेंजिबल की जितनी भी अमोर्टाइजेशन है सारी ही एक्सपेंसेस में जानी है। ये इंटेंजिबल तो बस खरीदा है और फैक्ट्री के अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फैक्ट्री में इससे चीजें बनेंगी। वो तो इंटेंजिबल वो जो डेप्रिशिएट एक्सपेंसेस में जाता था या एसेट की कॉस्ट में ऐड होता था, वो तो लैब के अंदर कोई चीजें यूज हो रही होती थी जो दूसरी चीजों को बनाने में हेल्प आउट कर रही हैं। जो इंटेंजिबल को बनाने में, ये तो लैब में यूज ही नहीं हो रहा। ये तो सीधा सीधा आपने इंटेंजिबल खरीदा है, आपने एक कागज का टुकड़ा खरीदा है और फैक्ट्री में चीजें बनाना शुरू कर दी हैं। तो इसको मैं टिक करूंगा। यकम जनवरी 12 से हम अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे, यकम जुलाई 12 से नहीं, व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। ओके। ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन, the new product were not able to achieve the desired sale in the first 6 months of their launching। first 6 month इसलिए बोल रहे हैं
कि 1 जुलाई 12 पे से हमने उसकी प्रोडक्शन शुरू की है और 31/12/12 हमारा ईयर एंड आ गया। तो अब वो क्या कह रहा है, बोले बोले बोले, ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन न्यू प्रोडक्ट्स वर नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड सेल। हम जिस तरह सेल करना चाह रहे थे उस तरह हो नहीं सकी सेल। ये लाइन किसके लिए लिख रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही असल में शायद ना 8 नंबर का सवाल है, उसने एक लाइन डाल दी है। इसका मतलब ये है कि अब आप इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस तो उसने वाज़ेह तौर पे जिक्र नहीं किया है, लेकिन कहते हैं जो सेल हम सोच रहे थे ना कि 50, 60, 70 जो है वो यूनिट्स बिक जाया करेंगे रोजाना, वो सेल हमारी हुई नहीं। तो एक इम्पेयरमेंट टेस्ट की इंडिकेशन आप इसे कह सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल इस लाइन का और कोई मकसद या और कोई डेरिवेशन निकाल सकते हैं। बहरहाल किसी बेचारे बच्चे से स्किप भी हो गया तो ही कैन सेफली अचीव 7 मार्क्स, तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये एक लाइन थोड़ी सी थी सवाल के अंदर टफ सी। तो वो कहते हैं कि जिस तरह मैं चाह रहा था इसकी सेल, उस तरह सेल हो नहीं सकी। अब अगर सवाल में एंट्रीज मांगी होती फिर तो इसके 8 नंबर नहीं बनते थे। सवाल की एंट्रीज तो ये लें, इंटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट, 50 से बोले आगे, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, 50 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 नहीं करना, क्योंकि हमने किस दिन से अमोर्टाइज करने का डिसीजन लिया है, ये कम जनवरी 12 से। तो अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, तो ये 2 एंट्रीज हैं, जनरल एंट्रीज अगर आप इसकी पूछें। बाकी इंपेयरमेंट टेस्ट से जरूर हम गुजारेंगे, लेकिन कोई डाटा नहीं दिया हुआ कि जिसकी बुनियाद पे हम जनरल एंट्रीज भी कर सकें। और डाटा इसलिए नहीं दिया हुआ रिकवरेबल अमाउंट वगैरह का, क्योंकि उसको पता है कि थ्योरी का सवाल है, तो हमने ये फिगर्स साथ साथ निकालनी नहीं है। लेकिन ये फिगर्स थ्योरी में जहां तक डाटा अवेलेबल है जरूर 50 डिवाइड बाय 10 और सारा करके जरूर आएंगे। जी मोहतरम, नहीं 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 नहीं, हम टेस्ट से गुजार ही नहीं सकते, सवाल ने मांगा ही नहीं। सवाल ने सिर्फ क्या एक्सप्लेनेशन दे दें, हम उन्हें कह देंगे कंपेयर द कैरिंग अमाउंट विद द रिकवरेबल अमाउंट। ओके, अब वो सफा निकालें। अच्छा, ये क्या बात कर रहा है, 1 जनवरी 12 और 31/12/12। 1 जनवरी 12 पे कौन सी डिस्कशन होगी? इनिशियल रिकॉग्निशन, और बोलें 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 इनिशियल, ये दो डिस्कशंस होंगी। इनिशियल रिकॉग्निशन में क्या होता था? कॉस्ट कैन बी मेजर्ड एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। और इनिशियल मेजरमेंट में क्या होता था? कितनी अमाउंट पे रिकॉर्ड करनी है, कितनी अमाउंट पे, 50 मिलियन पे रिकॉर्ड करनी है। और 31/12/12 पे क्या होगा? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगी इसमें हम अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन करेंगे, और बोलें 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 अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन करेंगे, और इम्पेयरमेंट की डिस्कशन करेंगे, और कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल की डिस्कशन करेंगे। इट विल बी द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन। अच्छा, अब आप हजरात जरा देखें हाउ टू सॉल्व थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन वाले सफे पे जरा आए। ये पेज 19, 2-3 सफे पीछे है। अब ऑब्वियसली हम इतनी डिटेल में तो नहीं लिख के आएंगे, हम इसको इस तरह लिख देंगे जैसे मैंने आपको पहली क्लास में लिखाया था। IS 38 allow recording of intangible if it is probable that future economic benefit will flow and cost can be measured reliably। ये बात लिख के आएंगे सबसे पहले। उसके बाद बोलें since manufacturing right, बोलें acquired, ये नहीं लिख के आएंगे इंटरनली जनरेट। since manufacturing right meet the above condition, it should be recorded as an,
ये क्या हो गई? इनिशियल मेजरमेंट। शुक्र है इतनी लंबी लिखने की जरूरत नहीं। इनिशियल मेजरमेंट में ये पहली लाइन लिख के आएंगे पेपर में, बताएं। आपने स्पीच करनी हो, मोटे मोटे पॉइंट्स पता हो ना किस किस पॉइंट पे स्पीच करनी है, तो फिर आगे अंग्रेजी में लिखने में आप वैसे ही माहिर हैं। इट शुड, एंटिटी शुड कैपिटलाइज, ये नहीं, डेवलपमेंट नहीं, ट्रायल रन नहीं, टेस्टिंग नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ अनदर एसेट यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन नहीं, बल्कि क्या लिखाएंगे? एंटिटी शुड कैपिटलाइज द परचेज प्राइस ऑफ रुपीज एज इंटेंजिबल। इसका भी सोल्यूशन आपने हमारी बुक से देखना है। आईकेप की वेबसाइट आपको खोलने की जरूरत नहीं, सारा बुक में आपको मटेरियल दिया जाएगा। ओके, ये वाली डिस्कशन की जरूरत नहीं, कोई रिसर्च है नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट ट्रेनिंग वगैरह है नहीं, अगर होती तो ये बात लिख के आनी थी। अब क्या डिस्कशन शुरू करेंगे? सब्सिक्वेंट टू फाइनाइट लाइफ वाली डिस्कशन करनी है या इनडेफिनेट लाइफ वाली? फाइनाइट लाइफ वाली, इनडेफिनेट लाइफ वाली। तो ये इनडेफिनेट लाइफ वाली डिस्कशन तो वैसे ही फारिग हो गई। अगर इनडेफिनेट लाइफ वाला कोई एसेट होता, 8, 7, 8 नंबर का इस तरह सवाल आ जाता, डिटेल से लिखना पड़ता। क्या लिखते हैं इनडेफिनेट वाले में? सिंस देयर इज इनडेफिनेट लाइफ, it should not be, instead organization should test that for impairment by comparing the, लेकिन ये डिस्कशन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने सिर्फ कौन सी वाली करनी है? फाइनाइट लाइफ वाली। Since the product has a finite life of 10 years, 10 years, therefore amortization expense amounting to rupees कितना था? 5 should be recorded in based on यूजफुल लाइफ ना। यहाँ लिखेगा, यहाँ यूजफुल लाइफ उसने दी नहीं हुई थी, यहाँ वो जो उसकी लीगल लाइफ है वही थी। पहले 5 साल के लिए लाइसेंस खरीदा है और फिर 5 साल के लिए क्या करवा लेना है? रिन्यू करवा लेना है। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल शैल बी अज्यूम्ड टू बी 0। और आगे क्या लिखाएंगे? बिकॉज देयर इज नो कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी और नो एक्टिव मार्केट। वो ज्यादा सवाल की अंग्रेजी में ना जाइएगा, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लिख सकते हैं वैसे वो भी, लेकिन मेन बात लिख दीजिएगा, बिकॉज देयर इज नो एक्टिव मार्केट, इज नो कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी। ओके, नोट, पेपर में नोट लिखने की जरूरत नहीं, आप इसमें इस बात को छोड़ें। आप इसमें ऐसे लिखाएंगे, हियर लीगल लाइफ इज टेकन एज 10 years इंस्टेड ऑफ 5 years because renewal is added, renewal is added, renewal period is added because renewal cost is minimal। इस तरह की कोई लाइन लिखाएंगे। If legal life and useful life are different, the amortization should be charged as shorter of legal life and useful life। ये लाइन भी लिख के आने की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं लिख के आने की जरूरत? क्योंकि यूजफुल लाइफ अलग से दी नहीं हुई, लीगल लाइफ। हाँ, एक डिस्कशन का मैंने हिंट दिया हुआ, यहाँ की नहीं, क्या? डिस्कशन ऑफ रिन्यूअल कॉस्ट, वो जो अभी मैंने बोला है, तो वो मैंने यहाँ लिखा नहीं, मादरत, मैंने बस हिंट दे दिया है। रिन्यूअल की डिस्कशन कब करनी? वैसे जनरल रूल क्या है? इट शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ एंड यूजफुल लाइफ। और लीगल लाइफ में थोड़ी सी डिस्कशन क्या है कि लीगल लाइफ विल इंक्लूड रिन्यूअल पीरियड बिकॉज लीगल लाइफ विल इंक्लूड रिन्यूअल पीरियड बिकॉज रिन्यूअल कॉस्ट इज मिनिमल। और पेपर में ये तो हिंट है ना सारे, ये सोल्यूशन नहीं है। ऑल्सो डिस्कस अबाउट इम्पेयरमेंट लॉस इफ देयर इज एन एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर, जैसे कि सवाल में अवेलेबल है। अच्छा, मेजरमेंट मॉडल। मेजरमेंट मॉडल में आपने बताना है, जब भी आपने बताना ना कॉस्ट मॉडल, तो खाली ये नहीं लिख के आना इट शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल। आपने लिख के आना है इट शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल, दैट इज कॉस्ट माइनस accumulated, it should be shown at cost model, that is cost less accumulated amortization less accumulated impairment loss। तो ये बात लिख के आएंगे, खाली कॉस्ट मॉडल का लफ्ज लिखने से वो नंबर नहीं देगा। IS 38 permits an entity to adopt the cost or the revaluation model can only be adopted if intangible are traded in the cost model requires intangible to be carried at cost less accumulated and accumulated impairment। Revaluation model require intangible to be carried at less accumulated amortization and accumulated impairment loss। अब ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब हम अपने सवाल के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सवाल का सॉल्यूशन देखें जी।
अब क्वेश्चन आपको खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की फिगर्स आपको याद है, ऑलमोस्ट 50 है और 5 की अमोर्टाइजेशन थी। कोई सारी बातें लिखी हुई हैं लेकिन इतनी डिटेल में आप ना लिखिएगा, जारी बात है, इतनी सी लाइन काफी है। IAS 38 अलाउ रिकॉर्डिंग ऑफ, ओ इसने तो बहुत डिटेल में चला गया। आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी, शायद 8 नंबर पूरे करने के लिए, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं, इसको छोड़ें। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड सिंस फलां चीज रिक्वायर्ड मीट द अबव कंडीशन, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज एन which should initially be measured at, initial measurement भी साथ ही फारिग कर दी, initial measurement खत्म हो गई है, which should initially be measured at is, आगे लिख आइएगा ऑफ ₹50 million on 31/12 subsequent to, इसमें आई के अपने काफी बातें लिखी हैं, वही बातें हैं सारी। अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन होगी, इंपेयरमेंट की डिस्कशन होगी, कब से अमोर्टाइज करना है ये भी डिस्कशन होगी, यकम जनवरी 12 से करना है या यकम जुलाई 12 से करना है, इन द एंड कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल वाली डिस्कशन होगी। IAS 38 permits an entity to adopt the cost or the revaluation model can only be used if intangible are, as rights cannot be, the revaluation model cannot be, okay, the cost model require intangible to be carried at less accumulated amortization and accumulated impairment. Amortization will begin from when it is residual value with finite useful life shall be assumed to be residual value of intangibles with finite useful life, ये इसकी finite useful life है, लेकिन assume क्या की जाएगी, फिलहाल इसकी 0 assume की जाएगी, क्यों? हाँ, वो लाइन आप आई को यहाँ लिख देनी चाहिए थी, इसने लिखी नहीं। IAS 38 include the in the useful life, in useful life नहीं, in legal life, in legal life। अच्छा वैसे ना शायद उसने पता क्यों लिखा है यहाँ पे useful life, असल में ये कोई हुकूमत से लाइसेंस नहीं लिया, तो शायद इसने लीगल का लफ्ज़ इसलिए मुनासिब नहीं समझा। ये लाइसेंस आपने किससे लिया है? किसी वेल नोन कंपनी से लिया है, इस वजह से शायद उसने ये लफ्ज़ यूज कर दिया आई कैप ने, इस वजह से लीगल का लफ्ज़ लिखा। लीगल तो असल में कोई लॉ का कोई लाइसेंस बना होगा ना, फिर इस वजह से शायद वो सेफ एंड पे रहे और लीगल का लफ्ज़ यूज नहीं किया। तो बहरहाल IAS 38 इंक्लूड्स द रिन्यूअल पीरियड इफ देयर इज एविडेंस टू, ये तो मुश्किल इंग्लिश है काफी, एविडेंस टू सपोर्ट रिन्यूअल विदाउट, हमने इसकी जगह इंग्लिश क्या बोली है? द रिन्यूअल पीरियड, बोले शैल बी कंसिडर्ड इन लाइफ, आगे वजह बताएं, बिकॉज रिन्यूअल इज एट, लिख लें ये बात, द रिन्यूअल पीरियड शैल बी कंसिडर्ड इन लाइफ, द रिन्यूअल पीरियड शैल बी कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, the renewal period shall be considered in calculation of life if renewal is at minimal cost. If renewal is, because if की जगह बल्कि, because renewal is at minimal cost. Therefore, amortization should be made systematically over useful life, that is 10 years. An impairment review shall be undertaken at year end because failure to achieve the is an indication that new product may not generate required economic benefit and therefore the value of intangible may be impaired. Okay. क्वेश्चन 9 हमारा हो गया, क्वेश्चन 4A हो गया, सॉल्विंग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो गया। अच्छा जी, अब हमने आज पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स और गवर्नमेंट ग्रांट, तो ये पढ़ना शुरू करते हैं, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स और गवर्नमेंट ग्रांट।
हाँ ये मैं आपको एंड पे दे दूंगा एक दफ़ा। वैसे मैं जाते हुए इस तरह शो भी कर देता हूँ, तस्वीर खींच लिया करो। मैं आपको ये टॉपिक जैसे ही कल एंड होगा ना, कल हम शायद लीज शुरू करेंगे, फिर आपको मैं दे दूंगा ये इकट्ठे करके। ओके, अभी ये फाइनल नहीं है, इसमें पता नहीं क्या चेंज आएगी, ये तो अभी टेंटेटिव है अभी मेरा, आज वाले की बात कर रहा हूँ। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, अच्छा बुक की थ्योरी पे नज़र मार लें एक दफ़ा, 5-7 मिनट 10 मिनट हमारे लगेंगे। IAS 38 का स्कोप, ये आपको पहले सफ़े से शुरू करें, ये आपको भी समझ नहीं आएगा स्कोप, क्योंकि इसमें आपने बाकी सारे स्टैंडर्ड नहीं पढ़े हुए। तो कहते हैं जिन जिन चीज़ों पे वो स्टैंडर्ड लगते हैं उधर वो लगाओ, और बाकियों पे फिर IAS 38 लगा दो। स्कोप में एक छोटी सी चीज़ पढ़ा देता हूँ, अगर किसी ने इंटेंजिबल बेचने के लिए रखे हुए हैं तो उस पर IAS 38 लगेगा या इन्वेंट्रीज लगेगा। वेबसाइट में भी ये बात पड़ी थी, लेकिन वो सिर्फ वेबसाइट के लिए थी, ये सारे इंटेंजिबल्स के लिए एक बात है। तो इसलिए ये बाकी स्टैंडर्ड्स के नाम आपने खुद ही पढ़ने हैं जब ये स्टैंडर्ड्स हम पढ़ लेंगे। ओके, एसेट की डेफिनेशन कोई ज़रूरत नहीं आपको, बस इट इज़ अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, छोड़ें ये। मैं आपको स्टैंडर्ड से खुलवा के ना चीज़ें दिखा भी दूंगा। इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन भी स्टैंडर्ड से दिखा दूंगा, आपको बता दी हुई है, वो जो 2 सफ़े हमारे समरी के हैं उस पर सारी चीज़ें कवर्ड हैं। एक्टिव मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है, ये ऐसे ही पढ़ लें, MCQs में कोई तीसरे की जगह चौथी बात उसने डाल दी, उसे क्रॉस कर दीजिएगा। और ये एक्टिव मार्केट डेफिनेशन कहाँ है, अभी मैं स्टैंडर्ड से खोल के दिखा देता हूँ, लेकिन जरूर टिक करते जाएं। एक्टिव मार्केट इज अ मार्केट इन विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। आइटम ट्रेडेड इन मार्केट और होमोजीनियस, मिलते जुलते आइटम्स हैं, और विलिंग बायर्स एंड सेलर्स आर अवेलेबल, खरीदने वाले भी विलिंग है, बेचने वाले भी विलिंग है, और प्राइसेस पब्लिक को भी पता है। तो ऐसी मार्केट को क्या कहते हैं, एक्टिव मार्केट। कंट्रोल, कंट्रोल हमारा होना इंटेंजिबल पे जरूरी है। कंट्रोल किसी चीज पे कैसे आता है, दूसरों को इस्तेमाल से रोकते हैं आप, बस। कंट्रोल किसी चीज पे कैसे आता है, कैन रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स टू दोज बेनिफिट्स। दूसरों को अगर आप इस्तेमाल करने से एक चीज रोक दें तो इसका मतलब है ये चीज आपकी है और आपका इस पे कब्जा है, क्योंकि हमने पढ़ा था एसेट ही वो है जिसमें हमारा क्या हो, कंट्रोल हो। अच्छा, कंट्रोल would usually arise where there are legal rights। लीगल राइट्स से तो कंट्रोल वैसे ही आ जाते हैं हमारे पास, अगर सफा आ गया हुकूमत का लाइसेंस, फिर तो हमें कोई वैसे ही नहीं रोक सकता। ओके, however legal enforceability is not necessary for control, लेकिन लीगल इन्फोर्सेबिलिटी कंट्रोल के लिए जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने अपना सॉफ्टवेयर खुद बना लिया राइज वालों ने फीस का, अब लीगली लाइसेंस कहीं नहीं जाके ये लेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे और दूसरों को इस्तेमाल करने से भी रोकेंगे। कोई दूसरे कॉलेज वाला आके ये सॉफ्टवेयर हमें दे दो, हम कहेंगे हम नहीं इस्तेमाल करने देंगे, ये तो हमारा है। तो क्या, एक सवाल का जवाब दीजिएगा यस और नो में, क्या हर इंटेंजिबल लीगल राइट होता है या जरूरी नहीं? जरूरी नहीं। However, legal enforceability is not necessary for control. ओके, अगली डिस्कशन तो हमारी होगी भी है। स्टाफ ट्रेनिंग इंटेंजिबल है, स्टाफ कुड लीव देयर एम्प्लॉयमेंट, इसलिए वो इंटेंजिबल नहीं है। और कस्टमर लिस्ट भी इंटेंजिबल, क्योंकि हमारा इसके ऊपर क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है। हाँ वो तो आपको पता है, वो तो बात होगी भी है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, या रेवेन्यू बढ़ा के आएंगे या कॉस्ट कम करके आएंगे। अच्छा, किसी को याद हो इंटेंजिबल को हमने कहा था आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। आइडेंटिफिएबल में 2 बातें किसी को याद हो। कुछ इंटेंजिबल्स ऐसे होते हैं जो सेपरेबल होते हैं और कुछ होते हैं जिनका लीगल राइट होता है। कुछ इंटेंजिबल सेपरेबल होते हैं, कुछ इंटेंजिबल इस तरह होते हैं उनका लीगल राइट होता है। अच्छा, सेपरेबल क्या मतलब, पूरा राइस बेचना पड़ेगा या उसका फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बेच सकते हैं किसी और को? तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन से आपके चेहरे से ऐनक जुदा हो सकती है, लेकिन किसी का हाथ उससे जुदा नहीं हो सकता। तो सेपरेबल का मुराद है ऑर्गेनाइजेशन पूरी बेचनी पड़ेगी या उसको अलग से बेचा जा सकता है उस चीज को। मस्ट बी सेपरेबल मीन इट कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम द कंपनी एंड सोल्ड। फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लिखे ना, फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर राइस, इट कैन बी सोल्ड ट्रांसफर्ड टू एनीवन, कोई मसला ही नहीं इसमें। और अगर कोई ऐसा नहीं है चीज
और या हो सकता है ये लीगल राइट हो, लीगल राइट हो। ये एग्जांपल नीचे लीगल राइट की नहीं है, ये एक सेपरेट एग्जांपल आ गई हुई है यहाँ पे, लीगल राइट की नहीं है ये। बताइए जी, मैसिव मार्केटिंग कैंपेन इंटेंजिबल है या नहीं? दो चीजें इंटेंजिबल नहीं है ना, स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट। याद आ रहा है? स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट किसी भी सूरत में इंटेंजिबल नहीं है। अंडरलाइन किए जा रहे हैं आप साथ साथ चीजें। और इंटेंजिबल की अगली खासियत क्या है? इसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। ये तो भाई बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, इनके बस नाम आपको पता होने चाहिए। पेटेंट भी एक इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल है, कॉपीराइट भी इंटेंजिबल है, लाइसेंस भी इंटेंजिबल है, कोई फ्रेंचाइज KFC की आपने बाय कर ली वो भी इंटेंजिबल है, गुडविल भी इंटेंजिबल है। इसमें ना इस पे छोटे 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 फर्क बताए हुए हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये स्टैंडर्ड में भी नहीं दिया हुआ, ये स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है। ऐसे आई के अपने इंटरनेट से उठा के इन चीज़ों के नाम डाल दिए, इधर इनमें डिफरेंस बताया हुआ है। हमें कोई पता उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें पता होना चाहिए ये सारे क्या हैं, बस इट्स एनफ। ओके, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। पैरा 21 है स्टैंडर्ड का। मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? ये बात याद रखिएगा, इनिशियल मेजरमेंट कभी रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं हो सकती। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होगी? कॉस्ट पे होगी। और इंटेंजिबल कैसे कैसे खरीद सकते हैं हम? परचेज कर लें, वो तो हमेशा ही इंटेंजिबल है, या एक्सचेंज के जरिए ले लें, वो आज पढ़ेंगे, या इंटेंजिबल हमें कौन दे दे? हुकूमत दे दे, या इंटेंजिबल एक्वायर कर लें बिजनेस कॉम्बिनेशन में। क्या मतलब? PTCL ने पूरी यूफोन को खरीद लिया तो फिर उसके इंटेंजिबल भी सारे खरीद लिए, और या इंटेंजिबल को। अच्छा आप जरा देखें, आज तक ना सिर्फ मैंने ये दो चीजें कराई हैं अभी तक, या तो इंटेंजिबल हमने परचेज की हैं बाजार से, या इंटेंजिबल एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पे 10-12 मिनट लगेंगे, ये FR1 वाला ही है, इस पे 2-4 मिनट लगेंगे गवर्नमेंट ग्रांट पे। और ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है ये तो हमारा पेंडिंग चला जाएगा, ये तो कंसोलिडेशन में जाके हमें समझ आएगा। तो ये तो बिल्कुल कंसोलिडेशन का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, जब हम बिजनेस एक्वायर करेंगे किसी का, तो उस वक्त हमें ये पता चलेगा। इसलिए इसको तो अभी छोड़ दें बिल्कुल ही, एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, ये आपको लेक्चर 1 है, IS 16 की रिवीजन कराई थी लेक्चर 1 में। अच्छा, यहां तक पूरा ये जो कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और ये सारा, ये लेक्चर 1 है। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, गवर्नमेंट ग्रांट भी पढ़ेंगे, एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन ये तो कंसोलिडेशन के साथ होगा, इसका तो भी नहीं पढ़ना, गुडविल वगैरह और सारी चीजें इसमें आएंगी। बाकी इंटरनली जनरेट में तो लंबी बहसें हमने की हैं, यही तो लगे रहे हम इंटरनली जनरेट। ये भी छोड़े पर जनरल एंट्रीज सारी आपको पता है, नो नीड। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल भी छोड़े, बेशक ना कीजिएगा, छोड़े पर। अच्छा, मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन में क्या बातें हैं जी? हमारे पास चॉइस है, बोलें या किस मॉडल पे रखें, या किस मॉडल पे रखें? रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखें। IS 38 अलाउ बिजनेस टू चूज, बोले वन ऑफ दी, या किस पे रख लें? कॉस्ट मॉडल पे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख लें। अच्छा, इसको यार जरा टिक करें, पैरा 119 है स्टैंडर्ड का, क्लास ऑफ एसेट्स, क्लास ऑफ एसेट्स। अच्छा, आपको अगर याद आ रहा हो कि हम इधर क्या क्या बनाते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ऐसा ही है। इस तरह तो नहीं आप बनाते थे, टेबल, चेयर, व्हाइट बोर्ड, उस सब की जगह फर्नीचर करते थे।
ठीक है, तो फर्नीचर जितना होता है उस सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाता है, वरना तो बात फैलती जाए। इसी तरह बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग ऐसे तो नहीं लगते, लाहौर बिल्डिंग, फैसलाबाद बिल्डिंग, कराची बिल्डिंग, तो कितना लंबा सफा हो जाएगा। तो बता दें इस नोट में चीजों को सम अप करके डाला जाता है या इस नोट में चीजों को जो है वो एक एक करके अलग अलग डाला जाता है। तो कोई ना कोई क्लासेस होनी चाहिए ब्रॉड जिनमें चीजों को डाल सके, लेकिन हम इन सवालों में क्लासेस का ध्यान नहीं रखते। ये भी सुन लें, हम तो बस सवाल में देखते हैं 3 एडजस्टमेंट्स हैं, 3 कॉलम खोल लेते हैं, हमें इसमें परेशान होना। हाँ, लाइसेंस ए और बी 2 अलग अलग हैं, उनको आप बेशक इकट्ठे कर दीजिएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल करते हुए हमें क्लासेस की टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड कह रहे हैं, मैं सजेशन देता हूं आपको कि मोटी कैटेगराइजेशंस पूरी दुनिया के इंटेंजिबल्स को इन 8 में मैं गिरा रहा हूं। स्टैंडर्ड कहता है मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के इंटेंजिबल्स इन 8 में गिर जाते हैं। अ क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स ऑफ अ सिमिलर नेचर। ब्रांड नेम्स, मेथड इन पब्लिशिंग, ये परचेज वाले होंगे, जाहिर सी बात है, अगर इंटेंजिबल में आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर सारे इकट्ठे कर दो, लाइसेंस और फ्रेंचाइजीज को इकट्ठा कर दो, मेरी नजर में कहता है लाइसेंस फ्रेंचाइज सारे इकट्ठे करके एक ही जगह डाल दिया करो। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इन सबको इकट्ठा कर दिया करो। कोई रेसिपीज है, फॉर्मूलाज है, मॉडल है, डिजाइन है चीजों के बनाने के, इनको इकट्ठा कर दिया करो। और जो इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट है इनको इधर इकट्ठा कर दिया करो। तो ये सारी की सारी चीजें मेजर क्लासेस हैं, जिसका IAS 16 में पढ़ा था, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ये तो बिल्कुल क्लासेस दी हुई है पैरा 119 में, लेकिन इनमें ना याद रखनी है आपने लिस्ट, इनको बस इग्नोर कर दें इस बात को, लेकिन जहन में होनी चाहिए। इस बात को उसने किया क्यों है ये अभी मैं आपको बताने लगा हूं। पहले ये जरा पढ़ लें, कॉस्ट मॉडल क्या था जी? कॉस्ट माइनस एंड अकम्युलेटेड। ओ तेरी खैर, रिवैल्यूएशन मॉडल पे उसने तो पूरा सफा लिख दिया, और फिर अगला सफा किस पे लिख दिया? अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट। सारी वही अंडरस्टैंडिंग है हमारी जो हमने गैदर की हुई है। रिवैल्यूएशन मॉडल बताते हैं, कोई चीज ना समझ आ रही हो। रिवैल्यूएशन मॉडल पे किस पे रखते हैं चीजों को? माइनस अकम्युलेटेड। ये डिस्कशन एक्टिव मार्केट की वो जो समरी वाला हमारा पेज था उस पर काफी डिटेल से हो गई थी। इसमें एक बात शायद आपको भूली ना हो कि इफ फेयर वैल्यू ऑफ रीवैल्यूड इंटेंजिबल कैन नो लॉन्गर बी मेजर्ड। आगे बता दें, अगर किसी इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू पहले मालूम थी, अब नहीं मालूम होती, अब इसको किस पे रखना है? लेटेस्ट फेयर वैल्यू माइनस अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन, अकम्युलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, ये बात हमारी कभी नहीं हुई। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशंस, क्या मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशंस का? कितने अरसे बाद रिवैल्यूएशन हो, बताएं जी। रिवैल्यूएशन कितने, मैं इंपेयरमेंट की बात नहीं कर रहा, रिवैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। कितने अरसे बाद होनी चाहिए? हर साल वाले हाथ खड़ा करें, हर 2 साल बाद वाले। ओके, इसमें ना IAS 16 में भी यही रूल है और इधर भी यही रूल है। ये रूल जरा सुन लेना, जिंदगी भर इसको याद रखना है। रिवैल्यूएशन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे होनी चाहिए कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस ना आए। अब मैं अगर लाहौर की बात करता हूं तो लाहौर में ये जो गार्डन टाउन है या गुलबर्ग है, ये इलाके ऐसे हैं जिनमें प्लॉट्स की प्राइस किसी हद तक स्टेबल हो चुकी हुई है अब, क्योंकि ना यहाँ नए प्लॉट निकल रहे हैं, जितनी तामीर थी सारी हो चुकी है। इचरा में चले जाएं, उधर भी इसी तरह है। तो जो ऐसे इलाके हैं ना, वहाँ फिर फेयर वैल्यू ज़्यादा बदल नहीं रही होती तकरीबन। फेयर, हाँ महंगाई हो जो वो और बात है, तकरीबन फेयर वैल्यूज 1 साल 2 साल सेम रहती हैं। तो इधर अगर आपका कोई घर है उसको शायद आप 2 साल भी रिवैल्यू ना कराएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहरिया टाउन जो बन रहा है अभी, कभी 5 मरले की स्कीम निकली है, कभी कुछ, उधर आप चले जाएं तो पिछले आपने साल प्लॉट लिया होता है 50 लाख का, इस साल 80 लाख का हुआ होता है। तो ऐसी जगह हैं जहां पे चीजों की प्राइस बहुत ज्यादा चेंज होती है। तो जो ऐसी चीज है जिसकी प्राइस ऊपर नीचे, उसको बेशक हर साल रिवैल्यू कर लो, और जो ऐसी चीज है उसकी प्राइस स्टेबल है उसे बेशक 2-3 साल बाद रिवैल्यू कर लो। आपकी मर्जी है, स्टैंडर्ड ने आप पे छोड़ा है, कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, क्योंकि वैल्यूअर भी पैसे मांगता है। यार मैं मुझे पैसे तो मैं आपकी चीज की कीमत लगा के देता हूँ। तो रिवैल्यूएशन मस्ट बी मेड विद, ना साल रूल है ना 2 साल रूल है। स्टैंडर्ड आपको पता है जनरल बातें करते हैं। मस्ट बी मेड विद, बोले सो डैट, बुनियादी असूल क्या है, लॉजिक पीछे, कि आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस। मिसाल के तौर पे आप इधर गार्डन टाउन में बैठे हुए हैं और इधर आपने मार्केट वैल्यू लेटेस्ट पुरानी पे शो किया हुआ है 10 लाख, और इस वक्त मार्केट में 12 लाख का हुआ है। आप कह रहे हो नहीं यार 2 साल बाद ही इंशाल्लाह करेंगे।
नहीं, फिर अगर आप 2 साल वाला रूल आप बदल दो, फिर अगर आपको पता है कि मार्केट चेंज होगी तो फिर चेंज करो। जैसे कोरोना का अरसा आया था तो सारे लोगों ने रिवैल्यूएशन शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको पता था आप 3 साल बाद 4 साल बाद करते थे, लेकिन एकदम प्राइसेस गिर गई थी। तो सो डैट बोले कैरिंग अमाउंट, जो किताबों में अमाउंट आ रही है, डज नॉट डिफर फ्रॉम फेयर वैल्यू। तो ये बुनियादी असूल है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन शुड डिपेंड अपॉन द वोलेटिलिटी इन द वैल्यू ऑफ एसेट। वोलेटिलिटी समझ आ गई? प्राइस चेंज होना। व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट इज सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट चेंज, हाई वोलेटिलिटी, तो क्या करना चाहिए? आगे पढ़े बगैर बताएं। एनुअल रिवैल्यूएशंस में बी नेसेसरी, फिर आप हर साल रिवैल्यू कर लो। हाउएवर सच फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशंस आर फॉर आइटम सब्जेक्ट टू ओनली, वो चीजें जिनमें इनसिग्निफिकेंट चेंज है उनको रिवैल्यू करने की बार बार जरूरत, या आप 3 साल बाद कर लो, 5 साल बाद कर लो, कहते हैं आपकी मर्जी है। यार ये तो बिल्कुल फारिग करें ना इसको फिलहाल। जनरल एंट्रीज रिवैल्यूएशन की, ये तो हम किसी और टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन FR1 वाली है, लेकिन आपको रिवाइज जरूर करानी है। और रिवैल्यूएशन के वक्त सरप्लस का क्या होता है, इसको भी अभी छोड़ें, इसको भी फिलहाल छोड़ें। अभी भाई कह रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाते हैं, लेकिन कब लेके जाते हैं इस पे बात करेंगे, और कब नहीं लेके जाना। अगले सफे पे आ जाएं। अमोर्टाइजेशन जी, किस किस की डिस्कशन होगी? फाइनाइट लाइफ वालों की। और an intangible is assessed as having indefinite life when there is no limit to the period over which asset is expected to generate. Infinite नहीं, बस पता ही नहीं चल रहा कब तक फायदा देके जाएगा, that is called as। और जिनकी फाइनाइट लाइफ है उनकी ये डेप्रिसिएशन की, इसमें आधी बातें मैंने पढ़ाई हुई हैं, आधी बातें इंट्रो वाली हैं। कोई बात नई आई तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा यार ये बताएं, एक बहुत बड़ी बात, ये भी जरा याद रखिएगा। रिवैल्यूएशन के बारे में क्या बात आपको बताइए? एसेट की वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है रिवैल्यूएशन कितने इंटरवल्स पे करनी है। अमोर्टाइजेशन में आप बताएं कि IAS 16 की बात करने लगा हूं, प्लांट है, मशीनरी है, इसको कितने अरसे बाद, या बिल्डिंग है, इसको किस मेथड के ऊपर डेप्रिशिएट करना चाहिए? कोई प्लांट आपने खरीदा है, इसको किस मेथड पे डेप्रिशिएट करना चाहिए? देखें, ये बिल्कुल ये नहीं है कि प्लांट खरीद लिया तो हमारी मर्जी है स्ट्रेट लाइन लगा दें, हमारी मर्जी है WDV लगा दें, हमारी मर्जी है आउटपुट मेथड लगा दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, इन्वेंट्री में आपकी मर्जी है FIFO लगाना है, वेटेड एवरेज। इन्वेंट्री में आपकी मर्जी है FIFO लगाएं, वेटेड एवरेज लगाएं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बात गौर से सुनते जाइएगा। इन्वेंट्री में मर्जी है FIFO लगाएं या आपने बिल्डिंग खरीद ली, आपकी मर्जी है कॉस्ट मॉडल लगाएं, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएं, चॉइस है। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, 2 चॉइसेस हैं। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ गए तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि ज्यादा चेंज ना हो उसकी मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, वो अलग बात हमने पढ़ी है। लेकिन ये जरा 2 चॉइसेस बता दें मुझे दोबारा। आपने इन्वेंट्री खरीदी तो आपकी मर्जी है FIFO वेटेड एवरेज, ना स्टैंडर्ड खोलने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, आपको जुबानी याद है, इंट्रो की क्लास का पढ़ा है, या FIFO लगाएं या वेटेड एवरेज। आपने बिल्डिंग खरीदी, आपका दिल चाहता है कॉस्ट मॉडल पे रख दें, आप रखिए, फिर कभी मार्केट में कीमत ना लगवाएं, कोई मसला ही नहीं, स्टैंडर्ड कोई मना नहीं करता। और या रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखें, आपकी मर्जी है। अगली बात, स्ट्रेट लाइन या WDV आपकी मर्जी नहीं है, उसमें आपने सिस्टमैटिक बेसिस फॉलो करनी है और आपने देखना है मेरा एसेट फायदा कैसे देगा। अगर आपको लग रहा है कि ये प्लांट हर साल सेम यूनिट्स बना के देगा तो आप पे बाइंडिंग है आप कौन सा मेथड यूज करें। और अगर आपको कंफर्म है कि ये हर साल कम यूनिट्स बना के देगा और बाद में अगर कम यूनिट्स ना बनाए, हर साल बराबर बनाए, तो आपने इंट्रो FR1 में पढ़ा हुआ है, फिर आप क्या करते थे? चेंज कर लेते थे, वो कोई मसला नहीं होता था, कोई इसमें इजाजत है। तो याद रखिएगा, लिख लें, स्ट्रेट लाइन या WDV चॉइस नहीं है। स्ट्रेट लाइन या WDV चॉइस नहीं है। जिस तरह कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल हमारी चॉइस है, हमारी मर्जी है। CA या डॉक्टरी आपकी चॉइस थी, जब CA में आ गए तो फिर चॉइस नहीं है कि ये इंट्रो छोड़ देते हैं, FR1 उठा लेते हैं, छोड़ पड़े, इंट्रो देना ही नहीं, ICAP को ये इंट्रो नहीं देना, मेरी चॉइस है, हाथ दोगी तेरी चॉइस है। जब आ गया तो फिर इंटेंजिबल भी पढ़ना है। द डेप्रिशिएबल अमाउंट इज एलोकेटेड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स
अच्छा, अमोर्टाइजेशन कब शुरू होती है भाई? व्हेन इट इज, अभी भी आज ही सवाल किया है। और कब एंड होती है? जब एसेट बेच दें, डी रिकॉग्नाइज। द डेप्रिसिएशन मेथड यूज मस्ट रिफ्लेक्ट द पैटर्न। ये बात असल में मैंने आपसे की है, डबल अंडरलाइन पैटर्न। पैटर्न आप देखिए उस एसेट का क्या है। द अमाउंट, इसलिए बिल्डिंग्स को ना अक्सर लोग स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स तो बिल्डिंग है, हर साल सेम बेनिफिट दे रही है। द अमोर्टाइजेशन मेथड यूज मस्ट रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर, मस्ट को अंडर, मस्ट वही मेथड, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं यार, एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय एंटिटी। इफ दैट पैटर्न कैन नॉट बी डिटरमाइंड रिलायबली, और अगर पता ही नहीं चल रहा मजबूरन, फिर क्या कर लें? घिसा पिटा मेथड, स्ट्रेट लाइन लगा दें। ओके, रेजिडुअल वैल्यू में दो बातें हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं। या कमिटमेंट हो थर्ड पार्टी से, या एक्टिव मार्केट हो, फिर वरना रेजिडुअल वैल्यू क्या लेनी है? जीरो। सारी समरी उन 2 पेजेस पे लिखी हुई है। अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड अमोर्टाइजेशन मेथड मस्ट बी रिव्यूड, मतलब बताएं। अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड अमोर्टाइजेशन मेथड मस्ट बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच ईयर एंड। हाँ, चेंज इन एस्टीमेट। आपका अंदाजा था कि इंटेंजिबल 10 साल चलेगा, अब आप हर साल के एंड पे जरा चेक कर लिया करें 10 साल इसने चलना भी है या नहीं। जैसे अभी लाइसेंस में हुआ था, हर साल के एंड पे हम 18 के एंड पे हमने देखा, हमने कहा यार ये तो फारिग हो गई, तो बकाया सिर्फ 4 साल चलेगा। इनडेफिनेट लाइफ वालों को जी क्या करना है? बोले बोले बोले, बल्कि इंपेयरमेंट टेस्ट से मस्त गुजारना है हर साल। क्लियर? तो इनको बस एक दफा रीड आउट करना है। इनके स्टैंडर्ड के पैराज मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन वो आपको कोई टिक करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड के पैराज वही हैं जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, जिसमें किसकी एग्जांपल्स आ रही हैं? रिसर्च की और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स आ रही हैं। इनके स्टैंडर्ड के पैराज नहीं, ये बातें आपको ज़बानी याद हैं। और ये लाइन क्या लिखी हुई है फॉर 1 वाली? द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल डेट इज, जो इंटेंजिबल अमोर्टाइज नहीं हो रहा, द यूजफुल लाइफ ऑफ डेट इज नॉट बीइंग अमोर्टाइज मस्ट बी रिव्यूड ईच पीरियड। इनडेफिनेट वालों को हर साल चेक कर लिया करो, पता चले उनकी लाइफ डेफिनेट ना हो गई हो। ये तो नेचुरल सी बात है, नेचुरल सी बात है। द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल डेट इज, ये कौन से इंटेंजिबल होते हैं जो अमोर्टाइज नहीं होते? मस्ट बी रिव्यूड ईच पीरियड टू डिटरमाइन वेदर इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस कंटिन्यू टू सपोर्ट इंडेफिनेट लाइफ। क्या आपको लग रहा है कि वो इवेंट्स अभी तक मौजूद हैं जिनसे इंडेफिनेट लाइफ है? जैसे अभी हमारे सवाल में वो इवेंट्स नहीं रहे थे, इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस बदल गए थे। क्यों बदल गए थे? क्योंकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कह दिया था भाई फारिग खत्म। तो हर साल आप चेक करते रहा करें। इफ दे डू नॉट, जैसे अभी लाइसेंस वाले सवाल में हुआ, वो सर्कमस्टांसेस बदल गए थे। द चेंज इन यूजफुल लाइफ फ्रॉम इनडेफिनेट टू फाइनाइट इज अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन अकाउंटिंग। ये एक अंदाजा बदला है। अंदाजा बदलने का मतलब ये होता है कि पिछले सालों को जाके हमने बदला था, या 18 से अमोर्टाइज करना शुरू किया था। हमने पिछले सालों को तो नहीं जाके बदला था। लेकिन ये बात थोड़ी सी क्यों नहीं समझ आएगी? क्योंकि अभी हमने IAS 8 नहीं पढ़ा हुआ। IAS 8 पढ़ेंगे तो बात समझ आ जाएगी। दिस मीन्स दैट कैरिंग अमाउंट एट डेट ऑफ चेंज इज अमोर्टाइज्ड ओवर, कैरिंग अमाउंट ओवर डेट ऑफ इज डिवाइडेड ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। 4 साल पे हमने किया ना इसको। क्या मतलब है इस बात का बताएं? ये जो लाइसेंस वाले सवाल में भी किया है, लिखे ना यहां पास पेपर क्वेश्चन 9 एडजस्टमेंट 3, 9 का 3 लिखे। दिस मीन दैट कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ चेंज कितनी थी? 150 इज अमोर्टाइज्ड ओवर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ फ्रॉम दैट डेट। व्हाट वाज दैट डेट? 18, यस 18, 19, 20, 21। तो असल में रिमेनिंग लाइफ निकालने को कह रहा है। ओके चलें यार, बहुत हो गई थ्योरी। तो जब बहुत चीज हो जाए ना, तो उसको थोड़ा सा पढ़ के ही खत्म करते हैं। ये और पढ़ लें थोड़ा सा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का क्या करना होता है? फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का क्या करना होता है? छोड़ें परे सारा। एसी के ऊपर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। एसी लग गया है, चल रहा है, अब अगले साल दोबारा इसकी रिपेयर करानी पड़ी, क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट करेंगे। लेकिन अगर एसी के अंदर आपने एसी मोटर लगा दी, अभी तक ऐसी मोटर इजाद नहीं हुई कि टन वाला एसी 2 टन की हवा देने लग जाए, फिर उससे क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। वही होता है। लेकिन इंटेंजिबल्स में उसने ना एक बात लिखी है कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि इंटेंजिबल में कोई ऐसा खर्चा करो जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। आमतौर पर इंटेंजिबल्स में सारी चीजें क्या कहाँ जाती हैं?
Subsequent expenditure is only capitalized if it can be measured, वही cost can be measured reliably and attributed to asset. Attributed to asset बड़ा जरूरी है कि उस फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपने एक चीज डाल दी जो राइज वालों ने बनाया हुआ था कि अब ऑनलाइन पेमेंट्स भी हो जाएंगी। पहले तो बच्चे फिजिकली पेमेंट्स करते थे, उसको फिर आप कैपिटलाइज करना है तो कर ले। Subsequent expenditure only capitalized if it can be measured and attributed to asset and enhances the value of asset. अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करने बोले, कैपिटलाइज करते हैं। वरना इंटेंजिबल्स के ऊपर जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होगा उसे क्या करना है, वही इंट्रो FR1 की क्लास वाली बात है, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए बस, इनहैंस लफ्ज लिखा हुआ है। द फॉलोइंग रीजंस नॉर्मली सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट कैपिटलाइज। कहते हैं आमतौर पे मैं कहता हूं ना ही कैपिटलाइज किया करो। क्यों ना कैपिटलाइज किया करो? द नेचर ऑफ इंटेंजिबल इसी तरह की है that there are no additions to such assets or replacement. Intangible ना additions होती है ना replacement होती हैं, बस वो सॉफ्टवेयर है, फॉर्मूला है, चली जा रहा है। कई सालों से कोक वालों का उसी फॉर्मूले से बोतलें बनाई जा रही हैं, तो उस फॉर्मूले में क्या एडिशन होनी है कोक के। मोस्ट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू मेंटेन द बेनिफिट, और जो आप खर्चा करते हो वो बेनिफिट मेंटेन करने के लिए करते हो। मिसाल के तौर पे फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कोई मसले आ गए तो आईटी वालों को कह के सिर्फ उस मसले को सही करा लेते हो, ना कि उससे बेनिफिट ज्यादा लेना मकसूद होता है। मोस्ट सब्सिक्वेंट बेनिफिट इज लाइकली टू मेंटेन द बेनिफिट। इसकी जो रिपेयर वगैरह कराते हो उससे मकसूद सिर्फ यही होता है कि 1 टन वाले की हवा देता रहे, तो मेंटेन द बेनिफिट रादर देन मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल। वो इंटेंजिबल की डेफिनेशन मीट नहीं करता कि फ्यूचर बेनिफिट्स ज्यादा देने लग जाए। Also, it is often difficult to attribute subsequent expenditure directly to a particular intangible rather than to business as a overall business के ऊपर खर्चा आ रहा है या वाज़े तौर पे इस इंटेंजिबल पे खर्चा कर रहे हैं। कई दफा ये जानना मुश्किल हो जाता है। दोबारा सुने, ओवरऑल बिजनेस में ये खर्चा आ रहा है या इस इंटेंजिबल पे खर्चा आ रहा है, ये जानना कई दफा क्या हो जाता है। कहते हैं इन तीनों वजह से मेरा तो दिल चाहता है कि कभी भी इंटेंजिबल पे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज ना करो, और इन द एंड अगर इंटेंजिबल की कोई मेंटेनेंस कॉस्ट करनी पड़ी है उसको कहां पे डालना है। तो बस इनहैंस का लफ्ज एक मेन है जहां से कैपिटलाइजेशन की इजाजत है, वरना इंटेंजिबल को हमेशा क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है इस पे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। चलें जी, इंटरेस्टिंग चीज शुरू करते हैं। पहले एक्सचेंज ऑफ एसेट तो पुरानी चीज है, आपको याद होगी। इंटरेस्टिंग चीज शुरू करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट IS 38 के एतबार से हमने पढ़नी है आज, और आप हंसेंगे इस बात पे कि अच्छा ये पढ़ाना था, ये क्या बात हुई। पेज 5, गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एंड intangible asset we paid a ना होने के बराबर। अब ये ना होने के बराबर से मुराद वही नहीं होता मिनिमल, कुछ और भी दुनिया में चीजें सिनेरियोस चल रहे हैं। we paid a nominal amount of, अच्छा जी यहां तक बता दें, परचेज्ड इंटेंजिबल है, we paid a nominal amount of 2000 purchased intangible, however fair value of intangible is 50,000। अच्छा यार, इसमें ना एंट्रीज दो तरीके से हो सकती हैं, दोनों अलाउड हैं। आप बाद में अपनी राय दे दीजिएगा आपको एंट्रीज कौन सी अच्छी लगी, इसमें भी चॉइस अवेलेबल है। जी मोहतरम बताएं, इंटेंजिबल खरीदा कितने का, बाजार में कितने का था, 50,000 का। एक तरीका इंटेंजिबल डेबिट, एक ये तरीका है, ये भी अलाउड है। और दूसरा तरीका इंटेंजिबल डेबिट 50,000 से, क्लियर, कैश क्रेडिट 2,000 से। अच्छा, जैसे एसेट्स को थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट किया जाता है, ऐसे इनकम को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब भी फौरन P&L में नहीं लेके जाते 48,000 की खुशी 48,000 की है, लेकिन इस 48,000 की खुशी को
आपने इस साल के P&L में नहीं लेके जाना। खुशी तो है, 2000 वाली चीज कितने में मिल गई, सॉरी माजरत, 50,000 वाली चीज कितने में मिल गई, 2000 में मिल गई, तो खुशी कितनी हुई। इस खुशी को अभी रिकॉर्ड कर लें या खुशी को शॉपर में डाल के रख लें, शॉपर में डाल के रख लें। थोड़ी थोड़ी खुशी वक्त गुजरने के साथ साथ अपने चेहरे पे लाते रहेंगे। जैसे टीचर कोई बात कर दे, आपको उस पर हंसी आ जाए टीचर के बैठने की वजह से, आप उधर चुप करके बैठे रहें और आप ऐसे बैठे रहें और थोड़ा सा बाहर जाके हंस लें, थोड़ा सा घर जाके हंस लें, थोड़ा सा कल कॉलेज आते हुए हंस लें। तो ये काम करना है आपने खुशी के साथ। तो खुशी को क्या कर दें जी, शॉपर में डाल लें, डेफर कर दें। तो क्या लिखें जी, P&L की जगह डेफर्ड इनकम। यार ये ना लाइबिलिटीज में अकाउंट नजर आता रहता है, लेकिन वैसे इसकी नेचर लाइबिलिटी है नहीं। नजर तो मजबूरन ना बैलेंस शीट में जाएगा ना, फिर P&L में नहीं लेके गए तो बैलेंस शीट में जाएगा ये, लेकिन लाइबिलिटीज में नजर आएगा। लेकिन ये एक होगी अनअर्न्ड खुशी, अनअर्न्ड खुशी, एक खुशी होगी जो अनअर्न्ड होगी। अच्छा यार फर्ज करें इंटेंजिबल की लाइफ 5 साल है, सवाल ने बताया नहीं है, फर्ज करें 5 साल है इंटेंजिबल की लाइफ। तो ये तो हो गया 1 जनवरी ईयर 1। अब मैं कहां खड़ा हूंगा बोले, नहीं 31/12 ईयर 1 पे, 31/12 ईयर 1 पे, साल के एंड पे इसको अमोर्टाइज करूंगा। फर्ज करें लाइफ 5 साल है, बताएं जी क्या अमोर्टाइजेशन की एंट्री होगी। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 2000 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, क्या आ गई जी 400। ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया, अभी आपको नोट करने का टाइम दूंगा। इधर बताएं कितनी एंट्रीज होंगी, 2। इसको भी आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज करना है, ये अलग एंट्री होगी। और वो जो खुशी आपने महफूज कर लिया थोड़ा सा बाहर जाके हंसने, ये वो वाली होगी। तो 48,000 है ये, 100 नहीं। अच्छा जी बताएं जी, पहले 50,000 की एंट्री करवाएं इसको डेप्रिशिएट करने की या अमोर्टाइज करने। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, 50,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 10,000। अच्छा आगे बताएं, खुशी को डेफर्ड इनकम की एंट्री बताएं, क्या डेबिट करें क्या क्रेडिट करें। आसान से डेफर्ड इनकम, लिफाफा खोल देना, क्रेडिट किया उसे डेबिट कर दें आप। डेफर्ड इनकम डेबिट और P&L क्रेडिट। ये भी तो अमोर्टाइजेशन भी तो P&L में जा रही है, लेकिन ये खर्चा है। जैसे जैसे खर्चा इनकम, जैसे जैसे खर्चा P&L में जाए वैसे वैसे इनकम P&L। आप किसको किससे डिवाइड करें, कितना हो गया 9600। तो लिखें एज्यूम लाइफ 5 इयर्स और ये नोट कर लें, क्योंकि अगले सफे पे ना अमोर्टाइजेशन की एंट्रीज नहीं हुई हुई। एज्यूम लाइफ इज 5 इयर्स, पेज नंबर 5। जी मोहतरम, नहीं बस आपको लाइबिलिटी नेचर ऐसा देखने में नहीं लगती, लेकिन ये लाइबिलिटी है हमारे ऊपर कि इसको रिलीज करना है इनकम में, इसलिए बैलेंस शीट में नजर लाइबिलिटीज में आती है। नहीं यही मैं कह रहा हूँ ना, एक तरह की लगती नहीं लाइबिलिटी के किसी को पैसे पे करने हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम में लेके जाना है। कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि हम लोग आप ले लेंगे तो हमारी कंडीशन को मीट। हाँ वो भी होता है। हाँ फिर डेफर्ड इनकम को आप P&L में फौरन डाल दो, फिर और क्या हो सकता है। ये कुछ लोग ये कह सकते हैं लाइफ के एंड पे डाल दो जब कभी बिके। आप अगर एग्जामिनर हो तो बच्चा, एक बच्चा वो एंट्रीज करके एक बच्चा ये एंट्रीज करके, ज्यादा नंबर किसको देंगे भाई। अगर चॉइस है तो फिर दोनों को पूरे नंबर मिलेंगे, चॉइस है ना, फिर तो दोनों को पूरे नंबर मिलेंगे।
अच्छा, सीए करने के बाद जहां जहां चॉइस हुआ करेगी तो वहां पे आप कौन सा काम किया करेंगे? यानी कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल चॉइस हुई तो कॉस्ट मॉडल। अच्छा, अगर आपका बॉस के नहीं यार जरा मार्केट वैल्यूज पे चीजें शो करो, लोगों पे रोक पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे उसको? जैसे आपका होगा। कॉस्ट मॉडल के फजाइल सुनाएंगे? नहीं, कॉस्ट पे रहने तो यार, बड़ी एंट्रीज करनी पड़ेगी यार चार्टों पे यार। रिवैल्यूएशन भूल भी गया हुआ है, वो रजिस्टर भी नहीं मिल रहा मुझे। तो वर्किंग होती थी एक रिवैल्यूएशन मॉडल में। चंगा सी ये कीता है। अच्छा, अगर बड़े होके बीआरएस बनानी पड़ी तो इंट्रो के टीचर को फोन करेंगे या अनप्रेजेंटेड ऐड करके अनक्रेडिटेड लेस कर देंगे? अच्छा जी। अच्छा, इसका नाम रखें रिकॉर्ड एट नॉमिनल वैल्यू और इसका नाम रखें रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू। ऑप्शन 1 का नाम रखें रिकॉर्ड एट नॉमिनल वैल्यू और ऑप्शन 2 का रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू। कल नए कपड़े पहन के आना है, लीज शुरू होनी है। एमसीक्यूज देख लेते हैं किसी दिन, अभी करते हैं। रिकॉर्डेड, ये देख लें नीचे लिखा हुआ है ग्लास पे, रिकॉर्डेड नॉमिनल अमाउंट और रिकॉर्डेड फेयर वैल्यू। ओके ठीक है, अब मेरा नहीं ख्याल एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हम पढ़ सकते हैं। तो आज कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर देखते हैं दोबारा, आज जरा एंजॉय करते हैं किसी की। ये नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर ली हुई है कितने लोगों ने? हाथ खड़ा करें। नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पैकेजेस की हैं, सॉरी पैकेजेस की 2019 की, हाथ खड़ा करें। डाउनलोड कर ली हुई है, अपने मोबाइल में रखी हुई है। एक बंदा हाउ टू यूज आईएफआरएस वाली वीडियो देख ली हुई है, हाथ खड़ा करें। देख ली हुई है माशाल्लाह। SIC 32 डाउनलोड कर लिया था कल, SIC 32 ओरिजिनल डाउनलोड कर लिया था। ओके जिनके पास बुक्स हैं उन्हें भी SIC की जरूरत है? नहीं, आईएफआरएस में फिर तो नहीं, सॉफ्ट में तो नहीं जरूरत। अच्छा भाई आए, ये 2019 की अगर आप पैकेजेस की वेबसाइट पे जाके उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करें तो इस पे पेज 170 पे आपको बैलेंस शीट मिलेगी। एक मैंने आपको ना इससे पहले दिखाई थी पैकेजेस की। अब आप परेशान होंगे कि 170वें सफ़े पे जाके बैलेंस शीट है तो ये क्या चक्कर है। तो मोहतरम, वो जो 170वें से ऊपर एक बैलेंस शीट थी ना, वो कंसोलिडेटेड थी, 2-3-4 कंपनीज थी ना, उन्होंने इकट्ठी करके बनाई हुई थी। तो मैं आपको आज जो पेज 170 पे दिखा रहा हूँ ना, वो बल्कि हाँ मादरत, ये कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये 2-4 कंपनीज की इकट्ठी करके है, और जो ऊपर मैंने दिखाई थी वो खाली पैकेजेस की थी। अब ये पैकेजेस की अगर कोई 3-4 और कंपनीज खरीदी होंगी, उनकी इकट्ठी है। बहरहाल इकट्ठी हो या सेपरेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जरा देखते हैं इनटेंजिबल्स मोहतरम पैकेजेस ने। ये क्या है पहले तो बताएं, ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें ये क्या आ रहा है? कैपिटल। बस ये क्या आ रहा है? पाई 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 पाई। ये क्या आ रही हैं बैलेंस शीट में? ये क्या आ रही हैं? करंट लायबिलिटीज। ये क्या आ रहे हैं जी? नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इनटेंजिबल एसेट। नोट नंबर 25। जैसे मैंने एहतियातन आज इधर अबू बकर नोट नंबर 12 लिख दिया था, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। नोट नंबर 25 किसका है जी? कितने के हैं? 405 मिलियन के। उस दिन पता नहीं कुछ और फिगर थी, लेकिन हम इस वक्त पेज 170 पे हैं इसके। तो 405 मिलियन के इंटेंजिबल्स आ रहे हैं, नोट नंबर 25। अच्छा, बैलेंस शीट के बाद अगले सफे पे क्या है?
प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये क्या है? कैश फ्लो बनानी आती है आपको? टैली भी हो जाती है। अच्छा, ये क्या है हजरात? नोट्स अंडरलाइन किया हुआ देखें, सिर्फ नोट्स टू दी। अब बैलेंस शीट एक सफे पे, प्रॉफिट एंड लॉस एक सफे पे, स्टेटमेंट इन इक्विटी एक सफे पे, कैश फ्लो एक सफे पे, और नोट्स 40-50 सफों पे। अच्छा, ये नोट्स में ना शुरू में अंग्रेजी कुछ लिखी हुई है, देखते रहिएगा। ये पता नहीं 2, 4, 6, 8, 10, 12 सफ़ों पे होगी। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 सफ़ों पे होगी। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 45, 50 को सफ़े होंगे। यहाँ पे जी नोट्स खत्म हो गए हमारे। नोट्स में इंग्लिश खत्म हो गई, इंग्लिश खत्म हो गई। अब न्यूमेरिकल फिगर्स शुरू हो जाएंगी। अब देखिएगा, इंग्लिश कुछ ज्यादा नहीं आएगी, अब न्यूमेरिकल फिगर्स होंगे। और हम नोट 7 पे हैं, हमने ढूंढना कौन सा है? 25। वो कोई नहीं, बीच में उसको थोड़ा गुस्सा चढ़ के छोड़ें आप इसको। अब सारी न्यूमेरिकल फिगर्स शुरू हो गई। नोट नंबर 25। ओके, नोट नंबर 25 वो तरीका है। ये क्या है? अच्छा, ये तो इंटेंजिबल्स वाला होगा ना, फ्री होल्ड लैंड, बिल्डिंग वगैरह, हैवी सीन है। आगे चलें, नोट नंबर कौन सा था हमारा? 25। आ जाना यार, क्या करे कुछ। ओके जी, एक क्या आ रहा है जी? कोई परचेज गुडविल होगी, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड, वो जो कैटेगराइजेशन हमने पढ़ी थी ना, तो इसने सॉफ्टवेयर, कोई ईआरपी भी एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ये इसने सारा इकट्ठा कर दिया। अच्छा, ये इसने इस साल का बनाया हुआ है और देखने रहे ऊपर, और ये इसने पिछले साल का बनाया हुआ है। क्लियर? ओके। अब मोहतरम, ये जो फिगर है हमारी बैलेंस शीट के फेस के ऊपर नजर आ रही थी, 405 मिलियन, ये इसका ब्रेकअप है। इसमें गुडविल कितनी है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितना है। अच्छा, इनके बारे में मुझे कुछ बताएं कि जो इंटेंजिबल्स हैं, इन पे अमोर्टाइजेशन कैसे चार्ज हो रही है? खरीदने वाले साल में कैसे चार्ज हो रही है, बेचने वाले साल में कैसे चार्ज हो रही है? कोई पता चल रहा है? कोई पता चल रहा है? यहां से देख के हम नोट्स में ही तो हैं, नोट्स में ही तो हैं 25 में। नहीं, सब नोट्स में ये बातें नहीं है। सब नोट्स में इंपेयरमेंट टेस्ट की को बात की है इसने, फ्लेक्सिबल पैकेजेस, अब तो किसी और ही कंपनी की को बातें शुरू कर दी हैं। ऐसी बातें नहीं है, ये तो पता नहीं कोई अपनी कहानियां सुना रहा है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो यहां से पता नहीं चल रही। अच्छा, ये पता चल रहा है कि ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, ये बॉट हैं या इंटरनली जनरेटेड हैं? नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैं गुडविल की बात नहीं कर रहा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स खरीदे हुए या इंटरनली जनरेटेड हैं, ये भी पता नहीं चल रहा। बहुत सी बातें हैं जो न्यूमेरिकल्स को देख के पता, उसके लिए वो जो 50 सफ़े हमें ऊपर नजर आए हैं ना, वो वाले हैं। वो जो 50 सफ़े हैं ना, वहां ये सारी बातें लिखी होती हैं, लेकिन वो वही बातें ना इंग्लिश में लिखी होती हैं। अब ये नोट कौन सा है? अब हम वापस जाने लगे हैं वहां पे। अब हम वो 50 सफ़ों पे जाने लगे हैं और जाके ढूंढने लगे हैं कि इंटेंजिबल्स के बारे में इसने कोई बात तो नहीं लिखी हुई थी। भाई, पेपर में जो सवाल आ रहे हैं वही तो हम क्लास में कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके सिर्फ एक नॉलेज के लिए एक बात आपसे शेयर करने लगा हूं कि यहां हाईलाइट हुआ होगा, जरा रुकवा दीजिएगा मुझे। ये हजरात, वो नोट नंबर 25 था, ये कौन सा है? 4.5। ऊपर आ गया ना, हम सब ने ऊपर जाने, ऊपर आ गए। किसमें आगे? 4. अभी गुडविल आपको समझ नहीं आएगा, गुडविल आपको समझ नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर वो जो नीचे नजर आ रहे थे, उनके बारे में मैं बातें पढ़ने लगा हूं, ये पिछली क्लास वालों को पढ़ाई हुई है। इसमें से कोई बात आपको समझ ना आई तो मुझे रोक दीजिएगा। एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर सॉफ्टवेयर एंड फला
ERP सॉफ्टवेयर का इसने पूरा नाम लिखा हुआ है। एंड डेवलप वेबसाइट्स, और वेबसाइट्स भी हम अपनी बना रहे हैं, आर कैपिटलाइज्ड एज एंड स्टेटेड एट एंड एनी आइडेंटिफाइड इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा जी, कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग इंटेंजिबल्स, आगे बता दें क्या लिखा होगा। मेंटेनिंग एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन डेवलपमेंट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज एन व्हेन दे मीट द 1 2 3 4 5 6। अब आपको समझ आया ये 50 सफे क्यों है? वो स्टैंडर्ड से तो उठा के कॉपी पेस्ट चीजें मारी हुई हैं इन्होंने। तो अगर 6 क्राइटेरिया पूरे कर जाएं तो बोले इंटेंजिबल को हम क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं एज एन डेवलपमेंट, यानी अच्छी वाली की बता रहे 6 शरायत होनी चाहिए। क्लियर? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स कौन कौन सी आती हैं? साइंसदानों की तनख्वाहें आती थी, ट्रायल रन की कॉस्ट आती थी, याद आ रहा होगा, और किसी और एसेट को इस एसेट के बनाने में इस्तेमाल कर रहे होते थे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स आर एज अ पार्ट ऑफ इंक्लूड कौन कौन सी कॉस्ट थी? एम्प्लॉय कॉस्ट, अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ रेलिवेंट। कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कौन सी होती है? अच्छी वाली बुरी वाली? कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट आर रिकॉर्डेड एज एंड अमोर्टाइज्ड फ्रॉम द पॉइंट एट विच दे आर रेडी फॉर यूज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, research and development that do not meet criteria are development previously recognized in expense। बुरी वाली डेवलपमेंट जो खर्चे में चली गई उसको बारे में रूल एक बताया था, are not recognized as an asset। अब क्या हेडिंग दी है इसने? intangible assets are amortized using the over the estimated useful life at rates ranging from 10 to 33। उसने वहां नोट के नीचे दुम में नहीं डाला होगा, इधर लाओ, जो मैंने कहा था ना यहां लिख देना होता है कि 10 साल पे अमोर्टाइज करें या 15 साल पे, वो इसने वहां नहीं लिखा हुआ था तो उसने वो यहां लाके लिख दिया। कहते 10 से 33% पे मैं अमोर्टाइज कर रहा हूं, कुछ को 20 पे करा होगा, कुछ को 25 पे। गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स दैट हैव आर नॉट सब्जेक्ट टू एंड टेस्टेड एनुअली फॉर लेवल, आपको अपना बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर रिव्यूड एट ईच एंड एडजस्टेड इफ इंपैक्ट ऑफ अमोर्टाइजेशन इज एडजस्ट हो जाती है। जैसे लाइसेंस को हमने एडजस्ट करके अब 4 सालों पे कर दिया था। इसका मतलब बताएं अमोर्टाइजेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये बड़ी अजीब सी बात आपको मिलेगी पहली दफा। आगे होगी समझ। कहते हैं अगर मैं 5 फरवरी को कोई इंटेंजिबल खरीदता हूं तो समझ लेता हूं यकम फरवरी को खरीदा है, आसानी के लिए। अमोर्टाइजेशन ऑन एडिशंस इज चार्ज फ्रॉम द मंथ इन विच एसेट इज एक्वायर्ड और कैपिटलाइज्ड व्हाइल नो अमोर्टाइजेशन इज चार्ज। और कैपिटलाइज्ड पता है उसने क्यों लिखा है? कई दफा अमोर्टाइजेशन P&L में डालनी पड़ती है, कई दफा अमोर्टाइजेशन किसी और एसेट की कॉस्ट बनाने में हेल्प कर रही होती है, जनरेटर था जैसे। व्हाइल नो अमोर्टाइजेशन इज चार्ज, वो बड़ी गलत पॉलिसी है। फुल ईयर अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ सेल, वो बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट अकल ये कहती है कि जितने महीने इस्तेमाल हुआ उतने महीने अमोर्टाइज करो। तो इन्होंने आसानी के लिए क्या किया हुआ है? अगर 12-13 फरवरी को खरीदें तो कब से अमोर्टाइज करते हैं? ये कम फरवरी से, और जिस महीने बेचते हैं उस महीने अमोर्टाइज। ये सारी बातें जो है ना, वी आर वेरी लकी कि हमारे नोट्स में लिखी हुई हैं, पेज निकाल के ढूंढ लें। ये सारी बातें यहीं से कॉपी पेस्ट करके नोट्स में डाल दी हुई हैं। कोई अल्लाह का भला कर, अल्लाह का बंदा पेज ढूंढ दे जरा जल्दी से, इस पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। पेज नंबर 18, ये वहीं से उठाई हैं सारी बातें। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये बातें पेपर में कब करके आनी है, तो वो इंशाल्लाह कल बात करेंगे। इंशाल्लाह पेपर में नहीं करके आनी पड़ेंगी ये बातें, लेकिन हमें पता होनी चाहिए। गुडविल के बारे में मैंने बात पढ़ाई नहीं क्योंकि गुडविल अभी हमें पता नहीं। सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम कुछ पढ़ के आए हैं,
फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी, एज इट इज कॉपी पेस्ट की है मैंने वहां से। रिसर्च एंड अमोर्टाइजेशन, आखिरी बात से शायद आपको याद आ जाए, फ्रॉम द मंथ इन विच एसेट इज एक्वायर्ड। ये सारी बातें हमारे नोट्स में अवेलेबल हैं। किस पेज के ऊपर जी? फिर ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कसम खाई हुई है डाउनलोड नहीं करनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके जी, सलाम।